देखिए, ट्वेल्थ की फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट का ये लास्ट लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे NaCl, CSCl, डायमंड। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में इसमें। तो देखिए, आज सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर्स पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन रह गया था लास्ट लेक्चर में, वो थोड़ा सा बताना है। तो देखें, एक प्रॉब्लम थी जो लास्ट लेक्चर में रह गई थी। इन सॉलिड A B2O4 एक सॉलिड है जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला दे रखा है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला का मतलब समझ गए कि इनका जो रेशो है ABO का, वो रेशो कितना होगा, 1:2:4। ये ऐसे कह सकते हैं किसी एक यूनिट सेल में अगर A कितने हैं 1 तो B कितने होंगे 2 और O कितने होंगे 4। इसका मतलब ये हो गया। चलिए, तो कह रहा है इन ए सॉलिड जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला ये है, O-2 आयंस आर इन CCP and cation A are in octahedral boids and cation B are equally distributed between tetrahedral boids and octahedral boids. Find percentage equivalency of both the boids. तो दोनों boids की हमें क्या निकालनी, परसेंटेज निकालनी, कितने परसेंट वो क्या कर लेगा, बोइड्स को, टेट्राहेड्रल बोइड्स और ऑक्टाहेड्रल बोइड्स को एक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, चलिए देखिए, हमारे पास क्या है, ये सॉलिड का फॉर्मूला उसने दे रखा है। तो फॉर्मूले के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है या इंपेरिकल फॉर्मूला कहें, तो इसमें जो रेशो है, अगर हम बात करें कैटायन A, कैटायन B और कैटायन और एनायन O, अगर कैटायन A कितना है 1, कैटायन B कितने होंगे 2 और ऑक्सीजन आयन कितने होंगे 4। ठीक है, चलिए अब इसने क्या कहा, जो एनायन है, अगर देखिए O पे कितना होगा, इससे चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे कितना चार्ज है, मैंने वैसे आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में। तो अगर हम बात करें इसमें एनायन, एनायन क्या बना रहा है, CCP। ठीक है, एनायन तो क्या बना रहा है, फ्रेम बना रहा है। क्या, कौन सा फ्रेम बना रहा है, CCP। तो एनायन कितने हैं 4। अब जितने एनायन होंगे या कह सकते हैं उतने ही क्या होंगे, ये एनायन क्या होंगे, CCP, या कह सकते हैं क्रिस्टल को फ्रेम करेंगे। तो क्रिस्टल में टोटल एटम्स कितने हैं 4, और जितने एटम होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स जनरेट होंगे, और उसके डबल क्या होंगे, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स क्या होंगे, जनरेट होंगे। तो अगर इस क्रिस्टल में जिन एटम से क्रिस्टल बना है, फ्रेम बना है, अगर वो 4 हैं, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स भी कितने जनरेट होंगे 4, और टेट्राहेड्रल्स क्या होते हैं, उस एटमों के डबल होंगे, कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, तो जितने एटम होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स होंगे, और उसके डबल क्या होंगे, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। अब उसने क्या कहा, जो कैटायन है वो क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को एक्यूपाई करता है। और कैटायन देखिए, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स हैं कितने 4, और कैटायन A मेरे पास है कितना 1। तो ये 1 कैटायन एक ही तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को एक्यूपाई करेगा। तो 1 कैटायन है मेरे पास, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को एक्यूपाई करने वाला कितना है 1, और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने हैं 4। तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स के 4 में से एक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स तो किसने एक्यूपाई कर लिया, कैटायन A ने। बात करें B की, इस बी ने क्या कहा कि जो बी कैटायन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है किसमें, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल में। तो ये कितने हैं 2 और 2 हैं, तो इसमें क्या होगा 1 तो किसमें चला गया होगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में, और 1 किसमें चला गया होगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने हैं 4, और 4 में से कितने एक्यूपाई हो गए होंगे 2, क्योंकि एक किसने किया होगा बी ने, और एक किसने किया होगा ए ने। क्लियर होगी बात। तो अगर हम बात करें तो एक तो किससे आया होगा, एक तो आया कैटायन A, और एक आया कैटायन B, जो किसमें चला गया, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में, और एक कैटायन B किसमें चला गया, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में, क्योंकि एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो बस आप समझ गए, अब तो परसेंटेज आ गई। अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने परसेंट एक्यूपाई होंगे, तो इनको एक्यूपाई करने वाले कैटायन हैं कितने 2, और ये हैं कितने टोटल 4, और परसेंटेज निकालनी तो इनटू क्या कर देंगे 100, तो कितना हो गया 50%। तो अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने परसेंट एक्यूपाई हो जाएंगे 50%। बात कर लें टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स की, तो अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स की परसेंटेज कितने परसेंट एक्यूपाई हो जाएंगे, तो कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हैं मेरे पास 8, और एक्यूपाई करने वाला कैटायन सिर्फ एक ही तो बी कैटायन इसमें आया, तो वो कितना होगा 1 इनटू क्या करेंगे 100। तो बस कितना आ गया 100/8, कितना आ जाएगा 12.5%। क्लियर, सिंपल सा तरीका है। चलिए नेक्स्ट देखें, अब बात करते हैं स्टडी ऑफ डायमंड स्ट्रक्चर। डायमंड स्ट्रक्चर की, डायमंड क्या है, कार्बन के एटम्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, डायमंड। ठीक है, चलिए इन डायमंड स्ट्रक्चर कार्बन एटम्स फॉर्म FCC एंड alternate tetrahedral bonds are also occupied by the carbon atom। क्या कह रहा है,
जो डायमंड स्ट्रक्चर है, उस डायमंड स्ट्रक्चर में जो कार्बन एटम है वो एक तो क्या बनाता है, एफसीसी फ्रेम बनाता है, ठीक। और दूसरा जो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन को क्या करता है, एक्यूपाई। मतलब कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगे अगर एफसीसी में एटम कितने होते हैं, 4, और एफसीसी में एटम 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने जनरेट होंगे, 8। और 8 में से क्या करेगा, कार्बन कितनों को करता है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक छोड़ के एक, तो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 4। तो 4 तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, और 4 कार्बन एटम कहाँ चले जाएंगे, एफसीसी में, एक यूनिट सेल की बात करें, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो डायमंड में कार्बन एटम है वो कहाँ जाते हैं, एक तो एफसीसी फॉर्म करते हैं, और साथ में जो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, एक्यूपाई कर लेंगे। चलिए तो देखें, अगर हम बात करें रैंक की, डायमंड सॉलिड की या डायमंड स्ट्रक्चर की, अगर रैंक की बात करें, रैंक मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे। तो देखिए एक यूनिट सेल जो कार्बन एटम है एक तो क्या बनाता है, एफसीसी बनाता है। तो एफसीसी यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, एफसीसी की यूनिट कितनी होती है, 4, ठीक। तो 4 तो आगे 4 कार्बन एटम तो कहां से आ जाएंगे, एफसीसी यूनिट सेल से, प्लस बाकी टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे, अगर देखिए एफसीसी में एटम कितने होते हैं, 4, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे, उसके जस्ट डबल होंगे, 8। मगर 8 के 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को कार्बन ऑक्यूपाई नहीं करता। कार्बन कौन से टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को ऑक्यूपाई करता है, ऑल्टरनेट को। ऑल्टरनेट मतलब इनमें से हाफ, तो क्या होंगे, बाई 2। तो 4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो 4 कार्बन एटम तो कहाँ जाएंगे, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में, और 4 कहाँ चले जाएंगे, एफसीसी फ्रेम बनाने में। तो टोटल कितने एटम यूज हो गए एक यूनिट सेल में, 8 कार्बन। तो अगर बात करें डायमंड स्ट्रक्चर के लिए, तो डायमंड स्ट्रक्चर के लिए जेड कितना हो गया, 8 हो गया, जिसमें 4 आया एफसीसी फ्रेम से और 4 किससे आया, टेट्राहेड्रल बॉन्ड से। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं एफसीसी, तो एफसीसी में एटम कहां कहां होंगे, एफसीसी में एटम होगा ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड ईच फेस सेंटर्ड। चलिए, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स क्या होते हैं, हर एक क्या होगा, हर एक कॉर्नर से जस्ट थोड़ा सा आगे एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होता है, या कह सकते हैं एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होते हैं, 2। तो अगर हम यहां देखें तो ये तो हो गया कॉर्नर्स वाला आइटम, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इसके अगर हम बात करें, ये हो गया कॉर्नर्स वाला आइटम, ये तो हो गया कॉर्नर्स वाला आइटम, ये फेस सेंटर्ड वाला आइटम होगा एक, और एक ये फिर क्या होगा यहाँ पे, ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। देखिए ये एटम, ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, ये सेंट्रल एटम, और ये फिर टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, और ये फिर ये कॉर्नर्स एटम। इस टाइप से अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो ये कितनी आएगी, 4 बार आएगी। ये डिस्टेंस है कितनी, आर, और आर कितनी है, 2r। तो 2r ये, 2r ये, 2r ये। अगर बात देखें तो बॉडी डायगोनल है ये, तो क्योंकि बॉडी डायगोनल पे तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो अगर बॉडी डायगोनल की टोटल लेंथ की बात करूं तो कितना होता है, a√3 होती है। पूरी लेंथ होती कि नहीं होती बॉडी डायगोनल की, कितनी, a√3। मगर ये जो बॉडी डायगोनल है ये कितनी लेंथों में डिवाइड कर दिया, देखो 1 2 2 3 4 लेंथ में डिवाइड हो गया। तो इतनी लेंथ कितनी होगी, a√3/4। क्लियर, a√3/4। और ये होगी कितनी डिस्टेंस, अगर r की फॉर्म में देखूं तो r रेडियस ये और r रेडियस ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, क्योंकि जो फ्रेम बना रहे हैं वो भी कार्बन एटम बना रहे हैं, और जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो भी कार्बन बना रहे हैं। तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो ये भी कार्बन की रेडियस, ये भी कार्बन की रेडियस, तो कितनी होगी, 2r। तो 2r किसकी, कार्बन की। तो a√3/4 इजिकल टू क्या हो गया, 2r। ये एक रिलेशन आ गया किसके लिए, अगर हम बात करें डायमंड के लिए। ये मैंने पूरा क्यूब नहीं बनाया, क्यूब ऐसे भी पूरा फेस डायगोनल है। ये फेस डायगोनल के इस कोने पे एटम होगा, इस कोने पे एटम होगा, और एक क्या होगा, इसके बॉडी सेंटर्ड पे एटम होगा, और साथ में क्या होंगे, ये क्या होंगे, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगे। चलिए खैर बात करें यहाँ पे, अगर हम बात कर रहे हैं, ये कह सकते हैं ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। देखिए ये एटम होगा, ये एटम होगा, ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, और ये क्या बनेगा, एक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, जो कहाँ बनता है, सेंटर पे। तो ये टोटल एटम कितने हो जाएंगे, एक एटम ये आएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, और एक ये आएगा। तो ये टोटल कितनी डिवाइड हो जाएगी, 4 में डिवाइड हो जाएगी। और टोटल लेंथ थी कितनी, a√3, और ये 4 में डिवाइड हो रही तो by4, और ये इतनी लेंथ कितनी हो गई, by4 किसके इक्वल होगी, 2r के। ए आर रेडियस इसकी और आर रेडियस इसकी। बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम बात करें तो ये कार्बन एटम जो है, जैसे टेट्राहेड्रल बात कर लो, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के कार्बन एटम कहाँ जा रहा है, देखो इस ढंग से मैं नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको एक दूसरे ढंग से बताना चाह रहा हूँ। कार्बन एटम कहाँ गया, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में गया कि नहीं गया। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने एटमों से मिलकर बनता है, 4 एटमों,
चार एटमों के बीच का जो वॉइड्स होता है उसे क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 4। जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर जो कार्बन एटम रखा जाएगा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो 4 होगी। तो बस सीधी बात खत्म करो। तो डायमंड के अंदर कार्बन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4। कैसे पता कर लिया मैंने, क्योंकि कार्बन कहाँ जा रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी जा रहे हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर जो कार्बन रखा होगा उस कार्बन को कितने अनदर कार्बन एटम टच कर रहे होंगे, 4। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालें, तो पैकिंग एफिशिएंसी किससे निकल कर आती है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल और डिवाइडेड बाय क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। तो एक एटम का वॉल्यूम तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हर एक एटम को स्फीयर मानते हैं और सेम रेडियस का, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और एक यूनिट सेल में एटम होंगे कितने डायमंड के, 8। उसका एटॉमिक नंबर जेड कितना आया था, जेड आया था। जो रैंक है डायमंड में कार्बन की वो कितनी आई थी, 8। तो 8 एटम होंगे, एक यूनिट सेल में 8 एटम होंगे, और एक एटम का वॉल्यूम हो गया ये, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम। 1 यूनिट सेल को हम क्या मानते हैं, क्यूब, तो वो कितना होगा, ए क्यूब। और यहाँ से अभी हम रिलेशन निकाल चुके थे, ए कैसा आएगा, आर की फॉर्म में, तो हमने निकाला था a√3/4 इजिकल टू क्या आ गया था, 2r। तो वहाँ से रिलेशन रख लेंगे और रिलेशन करके सोल्व करेंगे तो ये आता है 0.34, परसेंटेज में निकालेंगे तो 34%। तो ध्यान रखेंगे कि डायमंड में जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी होती है, 34%, और वॉइड क्या होगा, 66%। मोस्टली स्पेस इसमें क्या होता है, वॉइड, और कुछ ही पार्ट क्या होता है, 34% क्या होगा, ये एक्यूपाई करेगा वॉल्यूम को। डेंसिटी अगर निकालने के लिए आ जाए कार्बन की, तो डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे डायमंड की, तो अब उसमें क्या होगा, डेंसिटी होती है जेड इंटू मास, एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास इंटू ये जेड इंटू एटॉमिक मास अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, यही तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। जेड कितना हो जाएगा डायमंड के लिए, 8, और एटॉमिक मास कार्बन का कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि डायमंड किससे मिलकर बना होता है, कार्बन एटम से। और एन ए अवोगाड्रो नंबर तो यहाँ पर रख ही लेंगे, और ए साइड वो देगा, ठीक है। चलिए, पैकिंग इन ए आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड के पैकिंग में मतलब जिसमें कोई भी, जैसे NaCl है, उसमें कैटाइन Na प्लस है और Cl माइनस है, कैटाइन भी है, एनाइन भी है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आयनिक सॉलिड में क्या होगा, कैटाइन और एनाइन होंगे। एनाइन जनरली क्या बनाएंगे, फ्रेम बनाएंगे, जैसे FCC, CCP, SCP। तो जो एनाइन है वो तो क्या बनाएंगे, फ्रेम्स बनाएंगे, मतलब क्रिस्टल बनाएंगे। और जो कैटाइंस हैं, कैटाइंस क्या होंगे, क्रिस्टल के अंदर जो वॉइड्स जनरेट होंगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, उनके अंदर रखे जाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि कैटाइन का जनरली साइज क्या होता है, छोटा, और एनाइन का साइज जनरली क्या होता है, बड़ा। या कह सकते हैं कैटाइन का साइज जनरली एनाइन से छोटा होता है, तो जिसका साइज छोटा है वो वॉइड्स के अंदर रखे जाएंगे, क्योंकि वॉइड्स की रेडियस छोटी होती है। और जो एनाइंस हैं वो क्या बनाएंगे, वो लेटिस पॉइंट पर रख के क्या बना देंगे, क्रिस्टल बना देंगे, ठीक है। तो देखिए कह रहा जनरली एनायंस आर बिगर देन कैटायंस, देयरफॉर आयनिक सॉलिड आर कंसिडर्ड एज पैकिंग ऑफ एनायंस, एंड ये कह रहा है जो पैकिंग है वो तो कौन करेंगे, एनायन करेंगे, मतलब जो फ्रेम बनाएंगे। एंड कैटायन आर प्रेजेंट इन द वॉइड्स, और इस पैकिंग में जो वॉइड्स जनरेट होंगे उनके अंदर कौन रखे जाएंगे, कैटायंस। चलिए जैसे बात करें पहली NaCl, NaCl जैसे बोलते हैं रॉक सॉल्ट, ठीक। NaCl या रॉक सॉल्ट में थोड़ी सी देखिए, अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैंने ली है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर हम रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का अगर रेशो निकालें, कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशो निकालें, तो सोडियम की जो रेडियस है वो क्या होगी, 95 पिकोमीटर, और Cl आयंस की जो रेडियस है वो जनरली होती है 181 पिकोमीटर। इनका रेशो देखें तो ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, 1/2, या कह सकते हैं 0.5। और जब रेडियस रेशो 0.5 आ जाए तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 0.414 से लेके 0.732 के बीच में लाई करेगा। और ये जो रेशो है ये किसके लिए होता है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स के लिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जिसमें कितनी आती है, 6, ठीक। तो ये रेशो है 0.5, ये 0.41 और 0.732 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो वर्ड्स होंगे वो कैसे होंगे, ऑक्टाहेड्रल, या कह सकते हैं जो कैटायंस हैं वो किस में जा रहे होंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में जा रहे होंगे। अब देखिए, अब ये ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स FCC में भी हो सकते हैं और SCP में भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कहाँ कहाँ बन सकते हैं, FCC में भी और HCP में भी। FCC हो या CCP हो वो तो एक ही बात है, ठीक है। तो जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हैं वो FCC में भी होते हैं और SCP में भी होते हैं। मगर यहाँ पे जो NaCl में अब वो जो फ्रेम है, NaCl का जो फ्रेम है, जो Cl आयंस हैं वो कौन सा फ्रेम बना रहे होंगे, FCC बना रहे होंगे या HCP, तो SCP नहीं FCC बनाएंगे। ये जो है अगर बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, SCP क्या होता है, आयनिक सॉलिड में नहीं पाई जाती।
HCP आयनिक सॉलिड में नहीं पाई जाती, इसलिए क्या है NaCl एक आयनिक सॉलिड है, इसलिए क्या मिलेगी उसमें FCC। क्लियर हो गई बात। अब FCC में भी क्या होगा, जिसमें जो NaCl के जो एनायन है वो एनायन तो क्या बना देंगे, FCC फ्रेम बना देंगे, और इन FCC फ्रेम के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स होंगे उनके अंदर कौन रखे जाएंगे, Na। तो जो Cl आयंस है वो तो क्या बना देंगे, क्रिस्टल लैटिस बना देंगे FCC, और जो Na प्लस है वो कहाँ रखे जाएंगे, इस FCC के अंदर जो बॉन्ड्स आएंगे उनके अंदर रखे जाएंगे, और बॉन्ड्स भी कौन से में रखे जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में। चलिए, तो मेन पॉइंट क्या है, इन NaCl क्रिस्टल या इन NaCl स्ट्रक्चर Cl आयंस फॉर्म FCC। तो जो Cl आयंस है वो तो क्या बनाएंगे, FCC, एंड ऑल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द Na+। ये कह रहा है कि जो Cl आयंस हैं वो तो FCC फॉर्म बना देंगे, और जो जितने भी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे किससे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, Na+ से। अब ये कैसे पता कर लिया कि सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स हो जाएंगे जी, तो देखिए FCC में अगर हम बात करें, FCC में कितने लैटिस पॉइंट होंगे, 4। FCC में यूनिट सेल कितनी होती है, जेड कितना होता है, रैंक कितनी होती है, 4। तो अगर Cl के एटम कितने होंगे, 4, तो जितने एटम होंगे उतने ही क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। तो अगर और इसमें रेशो अगर मैं NaCl में रेशो देखूं तो NaCl में रेशो Na का और Na+ का और Cl माइनस का रेशो कितना है, 1:1 है। अगर Cl के 4 एटम है तो Na के भी कितने होंगे, 4। अगर Cl के 10 एटम है तो Na के भी कितने होंगे, 10, क्योंकि इनका रेशो 1:1 है। तो FCC में अगर FCC बनाने के लिए, एक FCC बनाने के लिए Cl के कितने एटम चाहिए होंगे, 4, और जब 4 Cl आए होंगे तो 4 ही Na होंगे, और एक FCC में कितनी रैंक है, 4। FCC बनाने के लिए जितने एटम की जरूरत होती है उतने ही क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन ए 1 यूनिट सेल। चलिए, तो इसलिए Na+ कहाँ गए होंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में गए होंगे, और सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स क्या कर लिए होंगे, ऑक्यूपाई। क्यों, क्योंकि FCC में जितनी क्या होंगे, FCC में जितने एटम होते हैं उतने क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, और जितने Cl आएंगे उतने ही क्या होंगे, Na, क्योंकि NaCl में कैटायन और एनायन का रेशो 1:1 है। चलिए, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी। ये तो कैसे पता चला कि इसका जो, अब ये आप क्या कर सकते हैं कि NaCl में है तो Na+ किस में गया, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में। क्यों गया ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस रेशो है कैटायन के और एनायन की रेडियस रेशो वो कितनी निकल कर आ रही, 1/2 मतलब 0.5, और 0.5 है तो किसके बीच में, 0.41 से बड़ी है और 0.72 से छोटी है, मतलब इस रेंज में लाई कर रही है, 0.41 से लेकर 0.732। ये जो रेंज होती है किसके लिए होती है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए, 6 के लिए। अब देखिए, अगर हम बात करें, अगर हम रैंक निकाल लें, रैंक मतलब एक यूनिट सेल में कितने Na+ होंगे, एक यूनिट सेल में कितने Cl- होंगे। तो एक FCC Cl- ने तो क्या बनाया, FCC, और एक FCC कितने एटमों से मिलकर बना होता है, 4 से। तो अगर Cl आयंस की अगर जेड देखूं तो वो कितनी हो गई, 4, क्योंकि एक FCC यूनिट बनाने के लिए कितने Cl आयंस चाहिए, 4। और जितने एटम चाहिए होते हैं लैटिस बनाने के लिए उतने ही क्या बनते हैं उसमें, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। तो अगर इसका Cl आयंस का कह सकते हैं, इस Cl आयंस की हमें जेड किससे पता चल गई, क्योंकि क्या बना रहा है, FCC, और FCC के लिए जेड कितना होता है, 4। और अगर इसका 4 है तो उसका भी क्या होगा, 4, क्योंकि इन दोनों का NaCl में रेशो क्या है, सेम। तो अगर इसका जेड 4 है तो उसका भी जेड क्या होगा, 4। अगर 4 Cl आयंस हैं तो 4 ही क्या होंगे, Na+। तो एक यूनिट सेल के अंदर अगर मैं देखूं तो NaCl क्या बनाते हैं, FCC फ्रेम बनाते हैं। तो FCC की यूनिट सेल कितनी होगी, 4। तो इसमें कैटायन की भी 4 हो गई और एनायन की भी 4 हो गई, या कह सकते हैं रेशो इनका देखेंगे तो 1:1। और ये देखिए, एक यूनिट सेल में कितने Na होंगे, 4, और 4 ही क्या होंगे, Cl। तो मगर क्या होगा इसमें, क्या एक यूनिट सेल में अगर पूरे NaCl क्रिस्टल में देखूं तो पूरे NaCl क्रिस्टल में तो बहुत सारे Na होंगे, बहुत सारे Cl होंगे। हाँ, ये इस बात से कंफर्म हो गया कि दोनों का रेशो बराबर होगा। अगर इसके 1000 आयंस होंगे तो इसके भी 1000 आयंस होंगे, तो इनका रेशो 1:1 है। इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं इसे मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं, ये इंपेरिकल फॉर्मूला होता है या सिंपलेस्ट फॉर्मूला। बात करें, इसकी बात नहीं कर रहे, बात करें पूरे NaCl की रैंक क्या होगी। तो अगर बात करें एक यूनिट सेल में 4 Na और 4 Cl हैं, तो 4 Na और 4 Cl मिलकर क्या बनाएंगे, 4 NaCl। तो अगर हम बात करें तो NaCl मॉलिक्यूल जो सॉलिड है, NaCl जो आयनिक सॉलिड है, उसके लिए रैंक की अगर बात करें तो वो कितनी होगी, 4 होगी। तो NaCl की रैंक कितनी हो गई, 4। तो ध्यान रखिए, अगर मॉलिकुलर सॉलिड वो कहे कि NaCl है, CHCl है, ये इस टाइप से, तो जनरली जो मॉलिकुलर सॉलिड है उनमें आप रैंक देखेंगे 4 ही निकल के आएगी, किसको छोड़ के, CHCl को। CHCl के केस में जो रैंक है वो कितनी आती है, 1। बाकी जितने भी लगभग मॉलिकुलर सॉलिड आएंगे उनमें रैंक जनरली क्या आती है, 4 आती है। चलिए खैर, बात करें इसमें
इसमें अगर हम रिलेशन देखें तो ये एफसीसी बनता है, एफसीसी फ्रेम बनाता है सी अलायंस, और एफसीसी के लिए रिलेशन क्या था कि A√2 यानी कि बॉडी ये फ्रेम फेस डायगनल A√2 इजिकल टू होता था 4R। तो एफ सी एल क्या बना रहा है एफसीसी, और एफसीसी के लिए रिलेशन क्या था, उसमें क्या होता है जो फेस डायगनल है A√2 इजिकल टू होता था 4R। मगर ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा NaCl मोलिकुलर सॉलिड के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए NaCl सॉलिड में क्या है, जो Cl आयंस है वो तो क्या बना रहे हैं फ्रेम, फ्रेम कौन सा एफसीसी, मतलब जो एटम्स हैं वो कहाँ होंगे कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स पे होंगे, और जो Cl आयंस है वो क्या होगा इन दोनों के बीच में रखा होगा। जो Cl आयंस है वो कहाँ जाता है बॉयड्स में, ठीक है, और कौन से बॉयड्स में जाता है ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स में। तो जो Na प्लस है वो कहाँ जाएगा बॉयड्स में जाता है, और कौन से बॉयड्स में जाता है ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स में। और ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स कहाँ मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल जो बॉयड्स हैं, जो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स मिलते हैं एक तो क्यूब के सेंटर पे मिलता है, और कहाँ मिलते हैं एज के सेंटर पे। तो अगर ये पूरी एक एज है तो इस एज के कॉर्नर्स पे क्या होगा सी अलायंस, और इस कॉर्नर्स पे क्या होगा सी अलायंस, मगर बीच में एज सेंटर पे कौन होगा ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स, और बॉयड्स के अंदर कौन रखा गया होगा Na, और जो कॉर्नर्स पे हैं वो कौन होंगे सी अलायंस। तो अगर पूरी एज की बात करूं, ये पूरी एज लेंथ है A, अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस हो गई सी अलायंस की, ये रेडियस हो गई सी अलायंस की, और ये पूरा डायामीटर हो जाएगा किसका Na प्लस कैटायन का। तो ये क्या कहलाएगा 2 रेडियस ऑफ Na प्लस। तो ये पूरी जो Na है इस पूरी एज लेंथ में कौन आ गई, 2 रेडियस तो सी अलायंस की आ गई, और 2 ही रेडियस किसकी आ गई Na प्लस की, पूरा एटम आ गया है। तो ये क्या होगा, तो जो इस केस में जो A इजिकल टू होगा या एज लेंथ इक्वल होगी वो किसके होगी 2 टाइम्स होगी किसके रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन मतलब Na प्लस की रेडियस, और एनायन मतलब सी अलायंस की रेडियस। समझ में आ गई बात। जो सीएल्स हैं वो क्या बनाएंगे एफसीसी, एफसीसी का मतलब अगर एटम कहाँ होंगे कॉर्नर्स पे होंगे और फेस सेंटर्ड पे होंगे, और Na प्लस कहाँ जा रहा है ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स में, और ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स क्या होता है वो एज सेंटर पे पाया जाएगा। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर एज की बात करूं तो यहाँ कॉर्नर्स पे तो होगा Cl, इस कोने पे भी होगा Cl, और बीच में जो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स, उसके अंदर कौन रखा होगा Na। तो ये Na का डायमीटर हो गया, ये Cl की रेडियस हो गई, ये भी Cl की रेडियस हो गई। तो 2 बार Cl और 2 ही बार क्या हो गया Na आ गया, पूरा डायमीटर आ गया। तो एज जो एज लेंथ है NaCl के केस में वो कितनी होगी 2 टाइम्स होगी किसके रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, या कह सकते हैं रेडियस ऑफ Na प्लस और रेडियस ऑफ Cl आयंस। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं तो Na प्लस कहाँ रखे गए, Na जो कैटायन है वो कैटायन कहाँ रखे गए ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स में, और ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। अगर टेट्राहेड्रल बॉयड्स होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, जैसे मैंने डायमंड में निकाल लिया था। तो Na कहाँ गया है ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स में, और ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है 6। अब तो Na प्लस की कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितनी आ गई 6, मतलब एक Na प्लस को कितने अनोदर एटम छुएंगे 6 छुएंगे। अब Cl आयंस को कितने एटम छुएंगे, तो ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा, मगर ये कैसा आ रहा तो सुनिए जरा। एक ये बात ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन वो कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन। कैटायन और एनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो है वो इक्वल होता है चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैटायन के कोऑर्डिनेशन नंबर और तो चार्ज ऑफ कैटायन, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन तो चार्ज ऑफ एनायन। अगर कैटायन एनायन का रेशो, अगर कैटायन एनायन के चार्ज का रेशो 1:1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो भी कितना होगा 1:1। इन दोनों का चार्ज क्या है बिल्कुल सेम, इस पे भी +1 तो उस पे भी -1, तो इस पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 है, इस पे भी 1 है, तो दोनों का रेशो चार्ज का रेशो 1:1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो भी कितना होगा 1:1। और 1:1 कब हो सकता है, अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी भी क्या होगी 6 होगी। क्लियर होगी बात। तो चार्ज से पता चल जाएगा, अगर चार्ज बढ़ जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगी, इनवर्सली हो जाएगी। देखिए तो देखें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl आयंस की भी कितनी हो गई 6। तो ध्यान रखिए NaCl में Na प्लस की भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और Cl माइनस की भी कितनी है 6 है। कैसे पता करेंगे अगर भूल जाएंगे, तो देखिए NaCl में जो कैटायन है वो कहाँ जाते हैं तो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स में, और ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी 6। अब जब इसकी 6 है तो जितना चार्ज इस पे उतना ही चार्ज इस पे है, तो अगर इसकी 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो उसकी भी 6 होगी। नेक्स्ट देखिए पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन किससे निकलेगा, अगर हम बात करें तो वो क्या होगा वॉल्यूम एक्यूपाई बाय द एटम और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे एटम कौन कौन होंगे, अब NaCl भी एटम होगा और Cl आयंस भी होगा। तो क्या करेंगे, अगर हम देखें तो वॉल्यूम ये तो हो गया एक एटम का वॉल्यूम, एक एटम का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r³, मगर कौन से एटम का Na एटम का, Na एटम के एक वॉल्यूम सोडियम आयंस के एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r³, मगर r कौन सी होगी कैटायन वाली रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ Na।
इनटू क्या कर देंगे, नंबर ऑफ Na एटम, मतलब जेड किसका, एक यूनिट सेल में कितने Na है, और एक यूनिट सेल में कितने Na है, 4 ही Na है और 4 ही क्या है, Cl है, या कह सकते हैं पूरे मॉलिक्यूल का रैंक कितनी थी, NaCl में रैंक कितनी थी, 4 थी, किसकी, NaCl मॉलिक्यूल की, तो Na की भी 4 थी और Cl आयंस की भी कितनी थी, 4 थी। तो ये क्या हो गया, इतना वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर लिया Na आयंस ने, और इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा कौन, Cl आयंस। वो कैसा होगा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम ऑफ Cl आयंस कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, मगर यहाँ पे जो आर होगी वो किसकी होगी, Cl आयंस की, इनटू क्या करेंगे, नंबर ऑफ Cl आयंस, मतलब Z ऑफ Cl, क्या हो जाएगा ये, Z ऑफ Cl, और वो कितनी रैंक होगी, NaCl कंपाउंड में Cl आयंस की रैंक भी 4 है और Na प्लस की भी 4 है और पूरे NaCl की भी 4 होती है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, a क्यूब, a किससे आएगा, वो अभी हमने देखा था, NaCl के केस में जो एज लेंथ होती है वो इक्वल होती है 2 टाइम्स होगी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। क्लियर होगी बात, चलिए अगर डेंसिटी निकालनी हो तो डेंसिटी तो पूरे मॉलिक्यूल से निकाल देंगे, तो क्या होगा, Z इंटू मोलिकुलर मास, मॉलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास, और इंटू Na और इंटू a क्यूब, ठीक, a किससे निकलेगी, फिर वही है, तो एज लेंथ क्या होगी, 2 टाइम्स होगी किसके, Na प्लस और Na माइनस की रेडियस के। तो देखिए अब इसमें मोलिकुलर मास कितना होगा NaCl का, Cl का होता है, Na का होगा 23 और Cl का होगा 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 58.5, ये मोलिकुलर मास हो गया किसका, NaCl का। और NaCl में रैंक कितनी होती है, NaCl जो सॉलिड है, जो NaCl आयनिक सॉलिड है उसमें, इस मोलिकुलर सॉलिड में रैंक कितनी होगी, 4, Na प्लस की भी 4, Cl माइनस की भी 4 और पूरे NaCl की भी कितनी होती है, 4, तो Z की वैल्यू NaCl के लिए कितनी हो गई, 4, बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। नॉट पॉइंट, और ये कह रहा है इन एनी आयनिक सॉलिड टू एडजेसेंट कैटायन आर, टू एडजेसेंट कैटायन एंड टू एडजेसेंट एनायन आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। क्या कह रहा है ये बात, ये कह रहा है किसी भी आयनिक सॉलिड में दो एडजेसेंट कैटायन आपस में टच नहीं करते, या दो एडजेसेंट एनायन आपस में टच नहीं करते, क्यों, क्योंकि Na प्लस चार तरफ से घिरा होगा Cl माइनस से, और Cl माइनस चार तरफ घिरा होगा किससे, Cl माइनस चार तरफ से घिरा होगा NaCl से, और कितने NaCl से घिरा होगा, 6 से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, Na प्लस की भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और Cl आयंस की भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो एक Na प्लस अनोदर 6 Cl आयंस से घिरा होगा, और ऐसे ही एक Cl आयंस अनोदर 6 Na प्लस से क्या होगा, सराउंडेड होगा या टच कर रहा होगा। तो ध्यान रखिए कैटायन एनायन से टच होता है और एनायन कैटायन से घिरा होता है, तो इसमें कैटायन या एनायन एक दूसरे को टच नहीं करते। तो देखिए आप देखिए, ये Cl आयंस था और ये Cl आयंस था, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे, बीच में कौन आ गया था, कैटायन। चलिए, तो इस एनायन को ये कैटायन घेर रहे होंगे और इस कैटायन को ये एनायन घेर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट, तो ये कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज द नियरेस्ट एनायन सराउंडेड बाय इट्स। ये कह रहा है जो कैटायन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो किससे आती है, नियरेस्ट एनायन से, मतलब कैटायन को कौन टच करेंगे, एनायन, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इज नियरेस्ट कैटायन सराउंडेड इट। तो ये कह रहा है कि जो एनायन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो किसकी वजह से आएगी, नियरेस्ट कैटायन की वजह से, मतलब एनायन को घेरे रहेंगे कौन, कैटायन, और कैटायन को कौन घेरे रहेंगे, एनायन, या कह सकते हैं कैटायन से टच करेंगे एनायन और एनायन से टच करेंगे कैटायन। देखिए बात करते हैं CHCl। जनरली वैसे कोर्स में यही पूछा जाता है, एक तो NaCl और एक CHCl, ठीक है, मगर फिर भी आप सभी को ध्यान रखिए, इनकी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ लीजिए, मगर इनकी एक एक लाइन में मेन पॉइंट लिख लीजिएगा कि डायमंड का क्या है, NaCl का मेन पॉइंट क्या है, तो इसको एक छोटे से 1-2 लाइन में लिख लिया करो मेन पॉइंट। चलिए CHCl की बात करें तो इसमें अगर हम कैटायन और एनायन का रेशो निकालें, रेडियस ऑफ CS आयन और रेडियस ऑफ Cl आयंस, इन दोनों का अगर कैटायन और एनायन की रेडियस, इसमें कैटायन कौन है, सीजियम आयन, और एनायन कौन है, Cl आयंस, ठीक है, तो इन दोनों की अगर कैटायन एनायन की रेडियस रेशो निकालें तो CS प्लस की जो रेडियस है कितनी है, 160, और Cl आयंस की 181, तो इनका अगर हम रेशो निकालें तो ये ऑलमोस्ट 0.88 आ रहा है, मतलब 0.9 के आसपास, तो 0.9 के आसपास आ रहा है, तो ये किस में आ रहा है, 0.73 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो किसके बीच में आ रहा है, जहां पे क्या होते हैं, कौन से बॉयड पाए जाएंगे, क्यूबिक बॉयड, इनका जो रेडियस रेशियो है वो 0.732 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, क्यूबिक वॉइड के, तो यहाँ पे जो वॉइड बनेंगे वो कैसे होंगे, क्यूबिक वॉइड होंगे, मतलब जो कैटायन होगा CS प्लस वो किस में जाएगा, क्यूबिक वॉइड में, और क्यूबिक वॉइड सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में,
तो जो Cl आयन से जो एनायन है वो क्या बनाएंगे, सिंपल क्यूबिक। देखिए एनायन बनाते हैं क्रिस्टल यानी कि फ्रेम, और जो कैटायंस हैं वो कहाँ जाते हैं, वॉइड्स के अंदर। अब इसका रेडियस रेशो कितना आ गया, 0.7 से बड़ा आ गया और 1 से छोटा आ गया, तो इसका मतलब इसके अंदर जो वॉइड्स बनेगा वो कैसा होगा, क्यूबिक वॉइड्स। तो जो ये CS प्लस है, ये जो कैटायन है वो कहाँ जाएगा, क्यूबिक वॉइड में, और जो एनायन है वो क्या बनाएंगे, फ्रेम। अब जो क्यूबिक वॉइड्स है वो केवल और केवल किस में एग्जिस्ट करता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, क्यूब के हर एक कॉर्नर्स पे क्या होगा, एटम होगा केवल, कि केवल और केवल एटम कहाँ पाए जाते हैं, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। और ये जो कॉर्नर्स वाले एटम है, इन आठों के आठों कॉर्नर्स वाले एटमों के बीच में एक जो वॉइड्स बनता है उसे ही बोलते हैं क्यूबिक वॉइड्स। इसलिए क्यूबिक वॉइड्स कितने एटमों से मिलकर बना होता है, 8 एटमों से, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। चलिए खैर, तो अगर मैं रैंक देखूं, तो अगर मैं रैंक की बात करूं तो जेड, एक सिंपल यूनिट सेल में, एक सिंपल यूनिट सेल में टोटल रैंक कितनी होती है, सिंपल मतलब एस मतलब सिंगल, सिंगल मतलब 1, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल रैंक कितनी निकल कर आती है, मतलब एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स यूज होंगे, तो वो वैल्यू कितनी निकल कर आती थी, 1। क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते थे, और कॉर्नर्स एटम कितने होते हैं, 8, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, तो 8 इंटू 1/8 इजिकल टू कितना निकल कर आता था, 1। तो अगर मैं बात करूं रैंक की, किसकी, कैटायन की और एनायन की, तो कैटायन की तो बाद में देखूंगा, एनायन की मुझे पता चल जाएगी। एनायन क्या बना रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक कितनी होती है, 1। तो अगर Cl आयंस की रैंक 1 है तो CS प्लस की भी रैंक 1 होगी, क्यों, क्योंकि दोनों का रेशो क्या है, 1। अगर इस एक Cl आयंस है तो एक ही क्या होगा, CS कैटायन होगा। तो अगर एक एनायन होगा तो एक ही क्या होगा, कैटायन, क्योंकि दोनों का रेशो कितना है, 1:1। अगर हमारे पास क्या है, एक कैटायन एक एनायन है तो एक ही क्या आएगा, कैटायन। और एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाने के लिए हमें एक एनायन चाहिए, तो एक एनायन आया होगा तो एक ही क्या आया होगा, कैटायन, तो दोनों की रैंक क्या होगी, 1:1। अगर इसकी रैंक 1 है तो इसकी भी रैंक क्या होगी, 1। और पूरा जो मोलिक्यूल्स होगा कौन, CsCl, उसकी भी रैंक क्या होगी, 1 होगी। तो मैंने आपको बताया था जो मोलिकुलर सॉलिड होते हैं उनमें रैंक जनरली सबकी कितनी पाई जाएगी, 4, जैसे NaCl में कितनी थी, 4। मगर क्या होगा, CsCl है, इसमें क्या होती है, रैंक 1 होती है। एनायन की भी रैंक 1 होगी, कैटायन की भी 1 होगी, और पूरे मोलिक्यूल की भी कितनी होती है, 1। तो CsCl के केस में मोलिकुलर सॉलिड है कौन सा, CsCl, या कौन सा आयनिक, ये CsCl के एक आयनिक मोलिकुलर सॉलिड है, उसमें रैंक कितनी होती है, 1। ध्यान रखना इसको। बात करें अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं इसकी फ्रेम की बात करूं, इसमें रिलेशन निकालूं, ए कैसे निकलेगी, एज लेंथ कैसे निकलेगी। तो अगर एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन निकालूं तो सुनिए, ये क्या बना रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स हैं वो कहाँ होंगे, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, तो ये कॉर्नर्स होगा क्यूब का, ये भी कॉर्नर्स होगा, कॉर्नर्स पर रखे होंगे, और कॉर्नर्स पे कौन एटम रखे होंगे, एनायन, क्योंकि एनायन क्या बनाते हैं, फ्रेम, या कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक। तो ये तो हो गया एनायन, ये एनायन। और इसमें क्या होगा, हर एक कॉर्नर्स पे क्या होंगे, ये एनायन रखे होंगे, और उसके बीच में क्या बनेगा, एक बॉइड्स, कौन सा बॉइड्स, क्यूबिक बॉइड। और क्यूबिक बॉइड क्या होगा, हर एक कॉर्नर्स एटम से क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 कॉर्नर्स एटम हो गए, और ये क्या हो गया इनका, ये कैसा हो गया होगा, ये इनका हो गया बॉइड्स, कौन सा, क्यूबिक बॉइड। अगर मैं इसकी ये लेंथ देखूं, ये पूरी, तो ये पूरी लेंथ क्या होगी, बॉडी डायगोनल है, ये फेस डायगोनल मत सोचना इसे, उस ये क्या है, मैंने क्यूब बनाया नहीं पूरा, यहाँ से क्यूब से पूरा एक फेस डायगोनल है ये। तो फेस डायगोनल क्यों, देखिए यहाँ समझ लीजिए, अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए, ये क्यूब होगा, और ये क्यूब के ये पूरा क्या होगा, ये होगा कौन सा बॉइड्स, ये होगा क्यूबिक बॉइड्स। और ये क्या होंगे, ये Cl, हर एक कॉर्नर्स पे एटम रखे होंगे 8। तो यहाँ ये है बॉडी डायगोनल पूरा। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती कितनी है, a√3। अब मैं केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा ले लूँ आधा, तो आधा कितना होगा, a√3/2। और ये रेडियस किसकी, एनायन की, और ये रेडियस किसकी है, कैटायन की। तो एक रेडियस एनायन की और एक रेडियस कैटायन की। अगर मैं इसके मिड पॉइंट से देखूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो कितनी है, a√3, और इसका मिडिल लूंगा तो क्या हो जाएगा, a√3/2। ठीक, अब ये जो a√2 है किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस ऑफ एनायन और रेडियस ऑफ कैटायन। तो रेडियस ऑफ एनायन और रेडियस ऑफ कैटायन। तो इसमें ध्यान रखना, CsCl में अगर सोडियम के केस में, NaCl के केस में देखूं तो उसमें जो रेडियस, उसमें जो a है, एज लेंथ आई थी 2 टाइम्स थी रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन के। इस केस में क्या है, CsCl के केस में √3a/2 इजिकल टू होगा किसके, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन कौन है, CS यानी कि सीजियम, और एनायन कौन है इसमें, Cl-। चलिए, और ये क्या था, एक बॉडी, ये कौन डायगोनल कौन सा है, बॉडी डायगोनल, मैंने आपको वहां समझा दिया। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें,
कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो जो कैटायन है वो किसके अंदर रखा गया, क्यूबिक बॉइड, और क्यूबिक बॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। देखिए चार टाइप के बॉइड हैं, एक तो ट्रिगोनल हो गया था, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर था 3, एक टेट्राहेड्रल उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर था 4, और एक क्या हो गया था, ऑक्टाहेड्रल, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6, और एक क्यूबिक बॉइड है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ट्रिगोनल थे वो केवल 3 एटमों के बीच का बॉइड था, तो 3 एटमों से मिलकर बना हुआ है, कि 3 एटम उसको टच करेंगे। टेट्राहेड्रल 4 एटमों से मिलकर बना हुआ था, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। ऑक्टाहेड्रल बॉइड 6 एटमों से मिलकर बना होता है, इसलिए वो क्या था, उस केस में क्या था, जो कोऑर्डिनेशन नंबर आती 6। और जो क्यूबिक बॉइड है वो आपने देखा अभी क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एक क्या पाया जाता है, क्यूबिक बॉइड। और कैसे बनता है, जो 8 के 8 कॉर्नर्स एटम है उनके बीच में जो बॉइड्स बनता है वो क्या कहलाता है, क्यूबिक बॉइड, या कह सकते हैं क्यूबिक बॉइड को ऑल 8 कॉर्नर्स एटम क्या करते हैं, टच, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखिए, अब इस कैटायन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 8 है तो वही कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए होना चाहिए, Cl माइनस के लिए। क्यों, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है, सेम। जो चार्ज इस पे भी 1 यूनिट का चार्ज है, इस पे भी 1 यूनिट का चार्ज है। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 8, कैसे पता चला इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, क्योंकि ये क्यूबिक बॉइड के अंदर जाता है, क्यूबिक बॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है, सेम। तो ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ, बोथ मतलब कैटायन एनायन, दोनों का क्या होगा, 8 8। तो NaCl के केस में कितना आया था, 6 6, और अगर हम बात करें CHCl के केस में कितना आ रहा है, ये 8 8। In above both structure cation and anion can exchange the position। ये कह रहा है इस ऊपर वाली स्ट्रक्चर में कैटायन एनायन एक दोनों दोनों कौन कौन सी, NaCl की और किसकी, CHCl की। दोनों स्ट्रक्चरों में क्या हो सकता है, एक कैटायन एनायन एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल सेम है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो कैटायन एनायन एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। तो इन एवब बोथ स्ट्रक्चर, बोथ कौन कौन सी, एक तो CHCl की और एक पीछे रह गई NaCl की। कैटायन एंड एनायन कैन एक्सचेंज द पोजीशन, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल सेम है। बात करें ZnS, ये से बोलते हैं जिंक ब्लेंड्स, ठीक है, BLEND। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ FCC, स्ट्रक्चर इज FCC ऑफ सल्फाइड आयंस एंड alternate tetrahedral bonds are occupied by the Zn+2 ions और लाइक ए डायमंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल जैसे डायमंड में था। डायमंड में कार्बन कहाँ कहाँ जा रहा था, कार्बन एक तो बना रहा था FCC फ्रेम, और साथ में क्या हो रहा था, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के अंदर कार्बन जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही है। तो कह रहा है ZnS की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर इज FCC, ये कह रहा है स्ट्रक्चर इज FCC ऑफ सल्फाइड आयंस एंड alternate tetrahedral bonds are occupied by the Zn+2 cations। तो इसमें कह रहा है जो सल्फाइड है वो तो क्या बनाते हैं, FCC, और जो कैटायंस है Zn+2 वो कहाँ जाएंगे, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स मतलब आधे। चलिए, FCC यूनिट सेल कितने एटमों से मिलकर बनी होती है, 4 एटमों से। तो ये किससे मिलकर बनी होगी, 4 एटमों से। तो अगर इसमें ये 4 एटम से मिलकर बनेगी तो इसके अंदर कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगे, 8, और 8 में से आधे भरेंगे ऑल्टरनेट, तो वो भी कितने फिल हो जाएंगे, 4। तो अगर ये क्या है, अगर ये क्या होगा 4, तो वो भी क्या होगा 4। और देखिए होना भी चाहिए क्योंकि चार्ज भी दोनों पे बराबर है। यहाँ देखिए चार्ज इस पे -2 और ये सल्फर -2 है, ये Zn+2 है। तो इस सल्फर -2 क्या बनाएगा, FCC। एक FCC बनाने के लिए कितने एटम चाहिए, 4, तो 4s-2 चाहिएंगे। और जब 4 एटमों से क्रिस्टल बन रहा है तो उसके अंदर 4 क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, और उसके डबल यानी कि 8 क्या होंगे, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। और जो ZnS है वो क्या जा रहा है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में जा रहा है। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हैं कितने, 8, मगर उनमें से ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब 8 में से केवल 4 ही टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स क्या होंगे, ऑक्यूपाई। तो देखिए, तो बिल्कुल वही फॉर्म हो गई, कौन सी, डायमंड वाली। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो जो एनायन है वो तो क्या पाए जाएंगे, FCC पे। FCC मतलब कॉर्नर्स, क्यूब के कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्ड पे। और जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पाए जाएंगे, एक तो यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। आगे बात समझो। और एक बीच में ये कौन सा बॉन्ड होता है, ऑक्टाहेड्रल, जो क्यूब के सेंटर पे बनता है। तो ये तो एटम हो गया S-2, यहाँ भी S-2 एटम होगा, और ये होगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, और एक इधर होगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, और एक बीच में कौन होगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। बिल्कुल वैसे ही 4 हिस्सों में बट जाएगा ये, जैसे डायमंड में बटा था। तो यहाँ पे ये टोटल बॉडी डायगोनल होगा कितना, a√3, और इसके कितने हिस्से में बट जाएंगे, 4 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3, और एक और हो जाएगा यहाँ
4, ठीक है। तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, एक हिस्से की बात करूं तो a√3/4, और ये एक हिस्से को अगर रेडियस की फॉर्म में देखूं तो ये रेडियस ऑफ एनायन है और ये रेडियस ऑफ कैटायन है। ये क्या हो गया, S-2 की रेडियस, और ये किसकी होगी, Zn+2 यानी कि कैटायन की रेडियस। तो वो क्या होगा, a√3/4 इजिकल टू होगा रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर जैसी किसमें मिल रही है, CsCl में, बिल्कुल वैसी ही इसमें मिल रही, बस NaCl में डिफरेंट आई थी। NaCl में कितनी, इसमें देखिए क्या हो गया, इसमें NaCl और CsCl डिफरेंट है। देखिए उसमें था, अगर बात करूं मैं CsCl में क्या था, a√3 कितना आया था, 2 आया था, क्योंकि वहां पे जो बॉडी डायगोनल है वो कितने में कट रहा था, 2 में, तो a√3/2 आया था CsCl में, और इसमें क्या हो रहा है, /4। ये इसमें रेडियस कैसी आ रही, बिल्कुल जैसे किस केस में आई थी, डायमंड के केस में आई थी। तो NaCl में a कितना था, 2 टाइम्स था किसके, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन के। CsCl में रेडियस किसका आएगी, जो एज लेंथ है वो कैसा आएगी, √3a/2 इजिकल टू होगा रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। और Zn/S में बिल्कुल वैसे है जैसे डायमंड में था, क्या, a√3/4 इजिकल टू है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। बस डायमंड में कैटायन एनायन नहीं थे तो इसलिए क्या हो गया था, ट्वाइस हो गया था रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कार्बन। तो देखिए अब रैंक देखें, इस Zn/S की स्ट्रक्चर में Zn+2 की रैंक और S-2 की रैंक अगर हम बात करें तो कैसे, इनकी दोनों की रैंक 4-4 है। दोनों की रैंक सेम इसलिए आएगी क्योंकि दोनों का रेशो क्या है, सेम। Zn/S में दोनों का रेशो 1 है, जो Zn अगर 1 होगा तो S भी क्या होगा, 1, तो इसलिए रैंक भी दोनों की सेम है। अब कैसे है जरा समझो, कैसे पता चला रैंक 4 है, यहां से पता चला S-2 जो सल्फाइड आयन है वो क्या बना रहा है, FCC, और FCC की रैंक कितनी होती है, 4। अगर इसकी रैंक 4 है तो उसकी भी रैंक क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि रेशो दोनों का क्या होगा, 1। देखिए FCC की रैंक कितनी होती है, 4, ये क्या बनाता है, FCC फ्रेम, और FCC की रैंक कितनी होती है, 4। तो अगर इसकी रैंक 4 हो गई, मतलब अगर सल्फर आयन कितने आ रहे हैं, 4, तो Zn आयंस भी कितने आ जाएंगे, 4, क्योंकि दोनों का रेशो 1:1 है। अगर इसके 4 एटम तो उसके भी 4 एटम, तो उसकी भी रैंक 4। बात करिए कोऑर्डिनेशन नंबर की, कैसे पता चला, कोऑर्डिनेशन नंबर किससे पता चलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलता है कैटायन से, और जो रैंक है वो किससे पकड़ते हैं, एनायन से। अगर इसकी भी रैंक 4 हो गई, इसकी भी रैंक 4 हो गई, तो पूरे Zn/S मॉलिक्यूल की रैंक पूछे तो वो भी क्या होगी, 4। तो मैंने आपको बताया था कि CsCl के केस में रैंक 1 आती है, नहीं तो अधिकतर जनरली सब में क्या आएगी, 4 आएगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो वो किससे पकड़ा जाएगा, कैटायन से, क्योंकि Zn+2 जो कैटायन है वो कहां जाता है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। और अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है। अगर इस पे +2 है तो उस पे भी -2 है, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसको क्या होगा, सेम। नेक्स्ट नॉट, ये कह रहा है Zn/S सो द अनोदर स्ट्रक्चर, Zn/S एक दूसरी स्ट्रक्चर और दिखाता है, इन विच सल्फाइड आयन, जो सल्फाइड आयन है, इन विच सल्फाइड आयन फॉर्म HCP, इसमें जो सल्फाइड आयन है वो क्या बना देता है, HCP, FCC की जगह क्या बना देता है, HCP। एंड Zn आयंस इज प्रेजेंट एट द ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, और Zn कहाँ रहता है, उसी के ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में, एंड इट्स कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, बी, ये होगा वुडजिट, वुडजाइट, WURZIT, वुडजाइट सॉलिड इसे बोल देते हैं, ठीक है। तो ये अलग है, स्पेशल है, पर जनरली अगर कोई जिक्र नहीं करता तो आप इसी की बात कहेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, अगर FCC है तो FCC की जगह क्या हो गया, SCP हो गया, तो यहाँ पे रैंक क्या हो जाएगी, 6, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही रहेगा, 4, क्योंकि Zn आयंस किस में जा रहे हैं, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है। अगर इसकी 4 होगी तो उसकी भी क्या होगी, 4। बस इसके FCC की जगह SCP आने से क्या हो जाएगा, रैंक बदल जाएगी, 4 की जगह कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए CaF2 स्ट्रक्चर, ये बोलते हैं फ्लोराइड। तो फ्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या है, ये कह रहा है क्रिस्टल इज FCC, इसमें जो क्रिस्टल होगा वो तो FCC, मतलब जो एनायन होंगे वो तो क्या बनाएंगे, FCC। यही इसमें रॉन्ग पॉइंट है, इसमें जो क्रिस्टल है वो एनायनिक कैटायन बनाते हैं, क्यों, क्योंकि यहां कहानी उल्टी हो गई। यहां पे एनायन कौन है, F- और कैटायन कौन है, कैल्शियम। ये है 4th पीरियड का और ये है 2nd पीरियड का, इसमें कैल्शियम +2 का साइज बड़ा हो गया F-2 से, और जब जिसका साइज बड़ा होगा वही फ्रेम बनाएगा। हम जनरली क्या कर रहे थे, कैटायन को कहां रख रहे थे, बॉन्ड्स के अंदर, क्यों, क्योंकि कैटायन का साइज जनरली छोटा होता है एनायन से। मगर इस केस में क्या हो गया, साइज कैटायन का बड़ा हो गया, एनायन का छोटा हो गया। तब जो जिसका साइज छोटा होगा वो बॉन्ड्स के अंदर रखा जाएगा, और जिसका साइज बड़ा होगा वो फ्रेम बनाएगा, क्योंकि बॉन्ड्स का साइज की रेडियस क्या होती है, छोटी।
तो क्रिस्टल इज एफसीसी, क्रिस्टल जो फ्रेम बनेगा वो कैसा होगा, एफसीसी होगा। तो क्रिस्टल इज एफसीसी ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयंस। तो यहां पे जो क्रिस्टल होगा वह एफसीसी होगा, मगर कौन बनाएगा, एफ माइनस नहीं, मतलब एनायन नहीं, कैटायन बनाएगा। एंड ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द एफ माइनस आयन, और जितने भी एफ माइनस है वो कहां जाएगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में। और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल नहीं, सारे के सारे ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द एफ माइनस। तो यहां थोड़ी सी कहानी उल्टी है, इसमें जो एनायन है वो कहां जाता है, वो जाता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में, और जो कैटायन है वो क्या बनाता है, एफसीसी। चलिए रैंक की बात कर ले। रैंक किससे पता चलेगी, जो फ्रेम बनाएगा। फ्रेम आपके कौन बना रहा है, कैटायन, और कैसा फ्रेम बना रहा है, एफसीसी। एफसीसी की रैंक कितनी होती है, 4, तो कैटायन की रैंक आ गई 4। अगर इसकी रैंक 4 है तो उसकी रैंक कितनी होगी, इनका रेशो कितना होगा। अगर देखिए कैल्शियम 1 है तो फ्लोराइड कितने होंगे, 2। अगर कैल्शियम 4 है तो फ्लोराइड कितने होंगे, 8। तो अगर इसकी रैंक 4 है तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, डबल, क्योंकि इनकी संख्या 1:2 है रेशो। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, एफसीसी बना रहा है तो बस वही होगा, ये जो कैटायन है वो तो कहाँ जाएंगे, वो तो बना रहे हैं एफसीसी, और जो एनायन है वो कहाँ जा रहे हैं, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में, तो फिर वही फ्रेम बनेगा। ये फेस डायगोनल नहीं है बाबूजी, कई बार बता चुका हूं, ये क्या है, क्यूब है। ये कौन सा डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल। इस बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, a√3। और क्या होगा, ये तो ये कॉर्नर सेटम होगा और ये भी कॉर्नर सेटम होगा। ये दो क्या होंगे, यहाँ टेट्राहेड्रल और एक बीच में होगा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। तो ये हर बार कितने हिस्सों में बढ़ जाता है, 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो मैं ये टोटल लेंथ कितनी है, a√3, और इसे एक हिस्से में डिवाइड करूं तो कितना होगा, बाई 4। और ये टोटल रेडियस की फॉर्म में देखूं तो ये रेडियस ऑफ कैटायन और ये रेडियस ऑफ एनायन। अब के एनायन अंदर आएगा, कैटायन बाहर। तो ये रेडियस ऑफ कैल्शियम कैटायन की हो गई, और ये रेडियस किसकी हो जाएगी, एफ आयन की। तो इस ये जो √3a/4 है वो किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। क्लियर। चलिए, जैसा जेडएनएस में आ रहा, जैसा डायमंड में आ रहा, जैसा किस में आ रहा था, तो देखिए डायमंड में भी यही फॉर्म थी, जेडएनएस में भी यही है, और CaF2 में भी रेडियस की फॉर्म यही है। दोनों में दो डिफरेंट हुई किस में, एक तो NaCl में, NaCl के केस में था A था 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, और CaCl के केस में क्या था, a√3/2 था यहाँ, बाकी रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर किससे पता चलती है, जो किस में जाता है, बॉइड्स में। देखिए जो फ्रेम बनाएगा उससे तो पता चलती है रैंक, और जो क्या करेगा, जो क्या बनाएगा, जो टेट्राहेड्रल जो बॉइड्स के अंदर जाके रखा जाएगा उससे क्या पता चलेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां बॉइड्स के अंदर कौन रखे जा रहा है, आपका एनायन, और एफ माइनस किसके अंदर गया, टेट्राहेड्रल बॉइड्स के, और टेट्राहेड्रल बॉइड्स के अंदर गया है, टेट्राहेड्रल बॉइड्स के अंदर गया है, तो क्या होगा, इसकी जो रैंक, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी होगी, 4, क्योंकि टेट्राहेड्रल बॉइड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 4। अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी 8 होगी, क्योंकि चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगी, क्योंकि इनका रेशो क्या है, बिल्कुल सेम है। कैसे पता चलता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, वो इज इक्वल टू होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, ये कह सकते हैं जो चार्ज का रेशो है, जो चार्ज का रेशो है वही रेशो किसका होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का। अगर चार्ज का रेशो 1:2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो भी 1:2 होना चाहिए। अगर ये 4 है तो वो कितनी होनी चाहिए, 8। तो अगर चार्ज बढ़ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रही है, और चार्ज घटेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगा। चलिए खैर बात करें एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर Na2O। ठीक, देखिए तो इसमें भी कैटायन एनायन का रेशो सेम नहीं है, और जब रेशो सेम नहीं है तो इसमें भी क्या होगा, रैंक भी सेम नहीं होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम नहीं होगा। जब इनका रेशो सेम होता है तो रैंक भी सेम हो जाती है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम हो जाता है। देखिए इन दिस स्ट्रक्चर O-2 आयंस फॉर्म FCC। जो एनायन है वो तो क्या बनाएगा, FCC फ्रेम, सभी में FCC बन रहा है, देखिए आप। एंड ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स आर ऑक्यूपाई Na+, और सारे के सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, ऑक्यूपाई हो रहे हैं किससे, Na+ से। तो दो तरीके आ रहे हैं, एक किसी में तो क्या हो रहा है, सब में टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, मगर जनरली क्या है, किसी में अल्टरनेट हो रहे हैं और किसी में कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। तो जहां भी रेशो सेम नहीं है वहां टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कंप्लीट फुल हो रहे हैं, और जहां रेशो सेम है वहां पे ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। ये भी बात पकड़ लो, आगे बात समझ में नहीं। जैसे यहाँ रेशो सेम नहीं है कैटायन एनायन का, तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे फिल हो रहे हैं। जैसे CaF2 में भी रेशो सेम नहीं था कैटायन एनायन का, तो उस केस में भी सारे के सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स क्या हो रहे थे, ऑक्यूपाई हो रहे थे। चलिए इसमें क्या हो गया, O- तो क्या बना रहा है, FCC, एंड जो कैटायन है कौन, Na+, वो क्या कर रहा है, ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय Na+ आयंस। तो देख लीजिए अब रैंक की बात करूं
तो जो एनायन है वो क्या बना रहा है, एफसीसी, और एफसीसी के लिए रैंक कितनी होती है, 4। अगर इसकी रैंक 4 है तो Na प्लस की रैंक क्या होगी, अगर ऑक्सीजन 4 है तो Na कितने होंगे, डबल होंगे, क्योंकि इसका रेशो 1:2 है। तो अगर इसकी रैंक 4 है तो Na प्लस की रैंक कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और जब डबल हुई तभी तो सारे के सारे टेट्राहेड्रल भर दिए उनने। अगर ये देखिए कितने एटम से क्रिस्टल, कितने एटम से मिलकर बना, 4 से, तो जितने एटम से क्रिस्टल मिलकर बना उतने ही क्या बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, और उसके दुगने क्या बनेंगे, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। अब जितने एनायन हैं उतने ही एटम हो गए, और जितने एटम है उसके दुगने क्या बनेंगे, उसके दुगने क्या बनेंगे, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, और दुगने ही कौन है, Na, क्योंकि रेशो देखो 1:डबल है। अगर ये O4 होंगे तो वो 8 होंगे, तो इसका मतलब सारे के सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स भर गए होंगे। चलिए, अगर ओवरऑल रैंक देखें, इसकी रैंक कितनी हो गई, 4, इसकी रैंक कितनी हो गई, 8। अगर हम ओवरऑल रैंक देखें तो ओवरऑल रैंक किससे पता चलती है, जो फ्रेम बनाता है, ना कैटायन से देखना ना एनायन से, जो फ्रेम बनाता है। जैसे CaF2 में जो फ्रेम कौन बना रहा था, उसमें कैटायन बना रहा था। आगे बात समझ में, तो पूरे क्रिस्टल की रैंक, पूरे रैंक कितनी होगी, पूरे मॉलिक्यूल की रैंक देखूंगा तो 4। वैसे मैंने आपको फंडा बता दिया, CaCl के केस में मॉलिक्यूलर सॉलिड, अगर कोई भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो उस केस में CaCl के केस में रैंक 1 है, बाकी सब में 4 आएगी, और सब में 4 ही आती आ रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें, कोऑर्डिनेशन नंबर किससे पकड़ी जाएगी, बॉइड्स से, और बॉइड्स के अंदर कौन गए, Na प्लस। कौन से बॉइड्स के अंदर गए हैं, टेट्राहेड्रल बॉइड्स के, और टेट्राहेड्रल बॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो O-2 का कितना होगा, ये क्या है, O-2, O2-1 नहीं है, O-2, तो O-2 का कितना होगा, डबल, क्योंकि चार्ज बढ़ गया, चार्ज डबल हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगी, डबल, क्योंकि जो रेशो चार्ज का है वही रेशो किसका होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें कितने होंगे, 8। तो यहाँ पे क्या होगा, O-2 को कितने नाइट्रोजन, कितने सोडियम ने अटैच कर रखा होगा, 8 ने, क्योंकि ऑक्सीजन O-2 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 8, इसका मतलब क्या है, इस एनायन को 8 कैटायन ने क्या कर रखा होगा, सराउंडेड कर रखा होगा। चलिए, इसमें भी सेम कहानी, बिल्कुल सेम वही है। इसमें भी कहाँ गया, एफसीसी फ्रेम बन रही है, कैटायन कहाँ गया, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पे गया, तो इसमें भी रिलेशन बिल्कुल वैसा ही आएगा, क्या A√3/4 इजिकल टू होगा रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो सभी में सेम चल रहा है, किसको छोड़ के, NaCl को छोड़ के और CHCl को छोड़ के। नॉट ऑन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब प्रेस करते हैं, प्रेशर बढ़ाने का मतलब है आप उनको प्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो ज्यादा मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे, अनोदर मॉलिक्यूल से टच कर जाएंगे। तो जैसे उन्हें प्रेस करेंगे, प्रेस करने का मतलब है मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, तो अब क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, टच कर जाएंगे, एक एटम को ज्यादा नियरेस्ट एटम क्या कर जाएंगे, टच कर जाएंगे, जिससे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, जिससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एटम क्या होंगे, दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर होगी बात। दूसरी, अच्छा, एक और बात देखें, जैसे Na2 है या CaF2 है, इस केस में कैटायन एनायन एक दूसरे की पोजीशन को रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, डिफरेंट है। जैसे NaCl या CHCl, उन दोनों केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर Na का था वही Cl आयंस का था, जो कोऑर्डिनेशन नंबर CS प्लस का था वही Cl आयंस का था, तो वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते थे। तो यहाँ कैटायन एनायन एक दूसरे की पोजीशन पे इंटरचेंज नहीं हो सकते। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, द NaCl स्ट्रक्चर कैन बी कन्वर्ट इनटू CHCl स्ट्रक्चर बाय, ये कह रहा है NaCl की स्ट्रक्चर को मैं CHCl की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ये बात बतानी है। इसमें NaCl के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6:6, तो यहाँ इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका भी 6, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8, और यहाँ भी 8। अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ के 6 से बढ़ के कितनी हो जाए, 8 हो जाए, तो ये क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बढ़े, अगर प्रेशर क्या कर दूं, बढ़ा दूं। देखिए, प्रेशर के बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो NaCl जो टाइप स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CHCl टाइप स्ट्रक्चर में। और अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगी। तो अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगी तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, NaCl स्ट्रक्चर में। तो NaCl स्ट्रक्चर को कैन बी कन्वर्ट इनटू CHCl, तो कर सकता हूं, और कब कर सकता हूं, जब प्रेशर बढ़ाऊंगा। तो किसके थ्रू,
हाई प्रेशर, बिल्कुल हाई प्रेशर, अगर प्रेशर हाई करोगे तो NaCl जो स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, NaCl मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो CHCl टाइप वाली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कह रहा है हाई प्रेशर प्लस हीट नहीं, सिर्फ हाई प्रेशर, हीटिंग नहीं, नो पॉसिबल, तो पॉसिबल तो है, तो पॉसिबल है कब, जब हाई प्रेशर, अगर इसका प्रेशर बढ़ा देंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए NaCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6:6 होता है, और CHCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8:8 होता है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक दूसरे में क्या हो सकती है, तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से हमें 8 करनी है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ानी है, और बढ़ानी है तो इसका मतलब प्रेशर क्या करना चाहिए, हाई। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर घटानी होगी तो टेम्परेचर हाई करना चाहिए, प्रेशर कब लो। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, आयनिक क्रिस्टल AB, एक आयनिक क्रिस्टल है AB हैज ZnS लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल ये कह रहा है जो एक हमारे पास एक कोई आयनिक क्रिस्टल है, एक आयनिक सॉलिड है AB, जिसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल किसकी तरह है, जैसे ZnS की स्ट्रक्चर होती है। तो आयनिक क्रिस्टल AB हैज ZnS लाइक स्ट्रक्चर इफ रेडियस ऑफ एनायन इज 10 पिकोमीटर। ये जो एनायन है इसमें B माइनस ए होगा प्लस B होगा माइनस, जनरली कैटायन को पहले लिखते हैं एनायन को बाद में। तो कह रहा है जो एनायन है इसके अंदर, जिस भी ये जो क्रिस्टल जिससे मिलकर बना है, आयनिक क्रिस्टल का मतलब कैटायन एनायन दोनों होंगे, तो इस क्रिस्टल के एनायन की रेडियस कितनी है, 10 पिकोमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ कैटायन, तो कैटायन की रेडियस बताइए। अब ZnS में ZnS में जो कैटायन है वो किस में जाता था भैया, कैटायन जाता था टेट्राहेड्रल बॉयड्स में, जाता था कि नहीं। देखिए कैटायन एनायन की रेडियस दे रखी है, कैटायन की पूछ रहा है, वो कब पता चलेगी, जब मुझे कैटायन एनायन का रेडियस रेशो पता चल जाए। अब कैटायन एनायन का रेडियस रेशो कहाँ पे वेरी करेगा, तो वो पता चलेगा बॉयड्स के रेशो से। अगर टेट्राहेड्रल बॉयड्स है, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स है, क्यूबिक बॉयड्स है, आ रही बात समझ में नहीं। तो अगर टेट्राहेड्रल बॉयड्स होगा तो रेंज होगी कितनी, 0.225 से लेके 0.411, और अगर ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स होगा तो रेंज होगी 0.41 से लेके 0.732। तो अब ये ZnS है, तो ZnS में जो कैटायन है वो किस में जाते थे, टेट्राहेड्रल बॉयड्स में, और टेट्राहेड्रल बॉयड्स में जाते हैं तो उसकी जो रेडियस रेशो होगा वो कितना होगा। उन्होंने कहा कि NaCl जो क्रिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसी है जैसी ZnS की, और ZnS में जो कैटायन है वो कहाँ जाता है, टेट्राहेड्रल बॉयड्स में। और कैसे, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉयड्स में। कैसे पता कर दिया मैंने, और कैसे मैंने पता कर लिया कि ये टेट्राहेड्रल बॉयड्स में जाएगा ऑल्टरनेट, क्योंकि इनका रेशो सेम, और रेशो सेम है तो ये ऑल्टरनेट सारे के सारे को भर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितने, अगर ये क्या बनाएगा FCC और ये होंगे 4, तो वो भी कितने होंगे 4, और अगर एटम 4 है तो टेट्राहेड्रल बॉयड्स कितने होंगे 8, और उनको भरने वाले कितने होंगे 4, तो आधे ही भरेंगे, ऑल्टरनेटिव भरेंगे। चलिए खैर, तो कैटायन, तो इसमें जो कैटायन है वो कहाँ जाएगा, टेट्राहेड्रल बॉयड्स में, और टेट्राहेड्रल बॉयड्स के लिए रेडियस ये होगी। मगर अब रेडियस में भी जब मैं निकालूं ये रेशो, मुझे कैटायन की रेडियस निकालनी, तो एनायन की रेडियस मल्टीप्लाई करूंगा, वो एनायन की रेडियस इसके साथ मल्टीप्लाई करूं या इसके साथ, तो रियल आइडियल टेट्राहेड्रल बॉयड्स की रेडियस तो ये होती है। अगर हम आइडियल टेट्राहेड्रल बॉयड्स लें तो उसकी रेडियस तो क्या होती है, ये रेडियस तो किसकी हो जाती है, रियल ऑक्टाहेड्रल की। तो अगर हमें रियल निकालना, तो आइडियल, अगर हम आइडियल टेट्राहेड्रल बॉयड्स लें तो उसकी रेडियस कितनी होती है, 0.225, क्योंकि रेडियस रेशो इसके इक्वल होता है और इससे क्या होगा, कम होगा, तो एग्जैक्ट इसके इक्वल होता है। तो ये क्या होती है, ये जो रेडियस होती है कौन सी होती है, आइडियल टेट्राहेड्रल, तो आइडियल वाली हम लेके चलेंगे। तो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इक्वल हो जाएगी 0.225, और ये कैटायन की निकालूंगा तो एनायन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एनायन की रेडियस देखिए हमने 10 पिकोमीटर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है आयनिक क्रिस्टल हैज NaCl स्ट्रक्चर। कोई आयनिक क्रिस्टल है जिसमें किस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती है। इफ रेडियस ऑफ एनायन कितना है, 100 पिकोमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ कैटायन। सेम वही क्वेश्चन है जैसे पीछे था। तो ये कह रहा है एक हमारे पास आयनिक क्रिस्टल है जो क्या है, जिसमें NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, तो उसके एनायन की रेडियस कितनी है, 100 पिकोमीटर, तो कैटायन की रेडियस बताइए। अब NaCl स्ट्रक्चर में आपने देखा था जो रेडियस रेशो था कितना था, 1/2, या कह सकते हैं 0.5 NaCl के लिए। तो NaCl में जो रेडियस रेशो था कैटायन एनायन का वो कितना था, 0.5, और 0.5 का मतलब ये क्या रहा था, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स। ये 0.5 किसके बीच में लाई करता है, 0.41 से लेके 0.732, इनके बीच में लाई करेगा, इनके बीच में लाई करेगा, तो इसका मतलब कौन सा बॉयड था, ऑक्टाहेड्रल। तो वैसे तो हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, तो मैं NaCl के लिए अगर लगा दूं तो NaCl के तो रेडियस रेशो ये होता है एग्जैक्ट NaCl के लिए, तो ये होता है 0.5। तो इसमें अगर रेडियस ऑफ कैटायन निकालूं तो बस एनायन को इधर ले जाओ, तो ये वैल्यू आ गई कितनी, 50 पिकोमीटर। मगर 50 पिकोमीटर तो कोई सी भी नहीं है, आगे बात समझ में नहीं।
अब तो ये मैंने किसके लिए निकाल दी, तो 4NaCl के लिए निकाल दी। वो NaCl क्रिस्टल नहीं है, NaCl जैसी स्ट्रक्चर रखता है। आगे बात समझ में नहीं, तो NaCl जैसी स्ट्रक्चर मतलब, तो NaCl के लिए जो रेशो है, NaCl की स्ट्रक्चर का मतलब है कि NaCl में जो कैटायन थे वो कहां जा रहे थे, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में। और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स के लिए जो रेडियस रेशो है, क्योंकि NaCl में स्ट्रक्चर क्या था, जो Cl आयंस थे वो तो क्या बना रहे थे, FCC, और जो कैटायन थे वो कहां जा रहे थे, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में। और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स के लिए रेडियस रेशो कितना होता है, 0.41 से लेके 0.732। तो इसकी एक बार तो क्या करेंगे, कैटायन की रेडियस निकालेंगे इस एनायन को इससे मल्टीप्लाई करके, और एक बार इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये ना तो एग्जैक्ट ये होगी ना एग्जैक्ट ये होगी, यहां से लेके यहां तक इसके बीच में कुछ भी हो सकती, क्योंकि उसका पता नहीं हमें। आ रही बात समझ में नहीं? तो हम क्या करेंगे, इस कैटायन की रेडियस एक बार तो इस एनायन की रेडियस इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ये कितनी है 100, 100 की मल्टीप्लाई से करूंगा तो कितना आ जाएगी 41.4, और ये कितनी आ जाएगी 73.2। तो 41 से लेके 73 के बीच में जो भी नंबर होगा वो आप देख लीजिए। उस अगर दो नंबर हो तो तो जो किसके नजदीक होगा, आइडियल के पास, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स की आइडियल रेडियस किससे निकल कर आती है, 0.414 से। इन दोनों के बीच में कोई रेडियस होनी चाहिए, अगर एक ही है तो बस वही आंसर है। और इन दोनों के बीच में 40, देखिए जब 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 41 और ये 73, तो 41 और 73 के बीच में जो भी एक वैल्यू होगी तो उसको हम चुन लेंगे। अगर मान लीजिए इसके बीच में ऑप्शन, इन दोनों के बीच में एक से ज्यादा ऑप्शन मुझे मिल रहा है, तो फिर उस ऑप्शन को लूंगा जो इसके नजदीक होगा, या जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए 41.4, तो वो सबसे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या होती है, रियल रेडियस होती है किसकी, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स की। तो फिलहाल देख लीजिए 41 से 73 के बीच में ये 73.2 एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट तो नहीं, इससे कम कम होती है, ये 41 से कम है, ये 41 और 73 के बीच में है, और ये 70, ये भी उसके बीच में है। तो 41 और 73 के बीच में ये दोनों लाई कर रही है, मगर इनमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है, तो जो इसके 41 के सबसे ज्यादा नजदीक हो। तो आंसर कौन हो जाएगा ये, अगर एक ऑप्शन दे दे 41.4 तो इससे भी बढ़िया फिर वही होगा जो सबसे ज्यादा इसके नजदीक हो या सबसे ज्यादा इसके इक्वल हो। तो अगर बात करें तो ऑप्शन नियर टू, जो 40 यानी कि इस रेशो के नियर जो होगा, या कह सकते हैं इससे जो मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, जब 100 की मल्टीप्लाई से करूंगा तो 41.4, तो इसके नजदीक जो भी आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, सेकंड। नेक्स्ट, इफ रेडियस ऑफ A प्लस और B माइनस आयन आर 90 पिकोमीटर एंड 180 पिकोमीटर रेस्पेक्टली, मतलब कैटायन की रेडियस इतनी और एनायन की रेडियस इतनी, ठीक। देन विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल बी कंपाउंड सो, तो ये बताना किस टाइप की स्ट्रक्चर इस कंपाउंड में होगी। तो क्या करेंगे, रेडियस रेशो निकाल लेंगे, और रेडियस रेशो निकाल लेंगे तो भैया क्या होगा, रेडियस रेशो निकाल के पता चलेगा कि इसमें किस टाइप का बॉन्ड्स आ रहा है, या किस टाइप के कैटायन की रेडियस आ रही है। तो कैटायन का रेट यानी कि वो किस में जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में जा रहा है कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में। जब अलग अलग हैं, जैसे CH Cl में जो बॉन्ड्स, जो कैटायन है वो किस में जाता है, वो किस में जाता है, क्यूबिक वॉइड में, ठीक है। तो इसमें किस में जाता है, क्यूबिक में। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ रेडियस रेशो कितना होना चाहिए, यहाँ रेडियस रेशो क्या होना चाहिए, 0.7 से बड़ा। अगर ये 0.7 से 0.4 के बीच में आ रहा है तो क्या होना चाहिए, अगर 0.41 और 0.73 के बीच में आ रहा है तो क्या होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल किस में जाता है, रॉक सॉल्ट में। और अगर ये रेडियस रेशो क्या है, ये रेडियस रेशो 0.241 और 0.225 और 0.41 के बीच में लाई कर रहा है, तो उस केस में कहाँ जा रहा होगा, ये टेट्राहेड्रल में। और टेट्राहेड्रल के लिए कौन है, जिंक भी टेट्राहेड्रल का ही है। तो ये टेट्राहेड्रल के लिए, ये किसके लिए, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये टेट्राहेड्रल के लिए, और ये क्यूबिक के लिए। इसमें क्यूबिक बॉइड और इसमें टेट्राहेड्रल बॉइड्स और इसमें ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। और वो कैसे पता चलेगा, रेडियस रेशो से। इन दोनों का रेडियस रेशो से पता कर लेंगे रेशो कहाँ लाई कर रहा है, वो टेट्राहेड्रल में या उसमें। अगर टेट्राहेड्रल को लाई कर रहा है तो कौन सा होगा ये, अगर ऑक्टाहेड्रल को लाई कर रहा है रॉक सॉल्ट, और अगर किसको लाई कर रहा है 0.73 से बड़ा है रेशो तो फिर किसको, क्यूबिक बॉइड को। चलिए कर लेंगे सब। ये कह रहा है आयनिक सॉलिड AB कंटेन रॉक सॉल्ट, एक आयनिक सॉलिड है जो AB है जो कंटेन करता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मतलब NaCl स्ट्रक्चर। इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज, कितनी है एज लेंथ, मतलब ए दे दे कितनी 400 पिकोमीटर, एंड रेडियस ऑफ एनायन कितनी है 125 पिकोमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ कैटायन। तो आपके एज लेंथ दी है, रेडियस रेशो नहीं दिया, तो एज लेंथ दी है, तो रॉक सॉल्ट मतलब NaCl, और NaCl के लिए ए की वैल्यू कितनी होती है, मैं बार बार कह रहा हूं
ए इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किस टाइप एक एज लेंथ होती है 2, ए इक्वल होती है 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। अगर CHCl होता तो कितनी होती है A√3/2 इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। और उसके अलावा जितनी भी होती सब उन सब में क्या था A√3/4 इज इक्वल टू था रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस एनायन। अब तो रख देंगे बस, कैटायन की रेडियस हमें निकालनी है, एनायन की मुझे पता है, बाकी सारी वैल्यू ए मुझे पता है, सब सोल्व होके आ जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है ए एटम फॉर्म CCP, B एटम आर प्रेजेंट एट द ऑल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। ये कह रहा है जो ए एटम है उसने तो क्या बनाया CCP मतलब FCC, और बी एटम आर प्रेजेंट एट ऑल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। बी ने क्या कर लिए, सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स ऑक्यूपाई कर लिए। सी आर प्रेजेंट एट द ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, और जो सी ने क्या कर लिए, सारे के सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। इफ ऑल द एटम ऑफ एनी वन डायगोनल प्लेन, डायगोनल नहीं डायगोनल प्लेन, अब कौन सा डायगोनल, ये तो उन्होंने बताया नहीं कि फेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल। तो जब अगर सिर्फ डायगोनल वर्ड कहे और डायगोनल के साथ में कोई भी नाम ना दे, तो जो मेन डायगोनल होता है, मेन डायगोनल कौन होता है, बॉडी डायगोनल। तो फिर किस डायगोनल की बात कर रहा है, बॉडी डायगोनल। वो कह रहा है बॉडी डायगोनल प्लेन पे, बॉडी डायगोनल पे नहीं, बॉडी डायगोनल प्लेन पे जितने भी एटम है उन सबको अगर रिमूव कर दूं तो फिर आपको क्या बताना, सिंपलेस्ट सॉलिड फॉर्मूला बताना है। तो उसने कहा था इफ ऑल एटम किस पे से, डायगोनल प्लेन पे से क्या करते हैं, आर रिमूव्ड, देन फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अगर डायगोनल प्लेन, तो देखिए ये है बॉडी ये क्या होगा, यहाँ से ये पूरा बॉडी, ये इसमें देखिए ये बॉडी डायगोनल है, इसका पूरा एकदम प्लेन हो गया ये, ठीक। चलिए इस बॉडी डायगोनल पे जितने भी एटम लगे हैं वो सब रिमूव कर दो, तो बाकी बचे हुए का फॉर्मूला बताओ। तो इसमें क्या है, ए तो कहाँ गया, ए ने तो बनाया CCP मतलब CCP जो क्रिस्टल होता है उसकी यूनिट सेल कौन होती है, FCC। तो ए एटम ने तो क्या बनाया, ए एटम ने तो बनाया है जी FCC कब बनता है, जब एटम कहाँ जाए, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्ड पे। तो ए एटम तो कहाँ रखे होंगे, क्यूब के हर एक कॉर्नर्स पे और 6 की 6 फेस के सेंटर पे, क्लियर। दूसरा बी एटम कहाँ गया जी, ऑल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, एक तो हर एक एज सेंटर, जितनी भी एज है उनके सेंटर पे, 12 की 12 एज के सेंटर पे, और एक होता है बॉडी सेंटर पे, कौन, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। बात करें टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स ये जो बॉडी डायगोनल होते हैं, एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स आएंगे, 2। तो एक बॉडी डायगोनल तो ये होगा, और एक इस वाले का इससे होगा, तो 2 इस पे हो जाएंगे। तो बॉडी डायगोनल पे जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स है उनको तो मैं कैसे इंडिकेट कर रहा हूँ, क्रॉस से, और जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स है उनको मैं किससे इंडिकेट कर रहा हूँ, इस ओ से। तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स देखिए क्या होगा, जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ किससे, इस डॉटेड से, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स को मैं देख रहे हैं, तो देखिए ए एटम, तो इस पर अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रेम बना, ये क्या हो गया, डायगोनल प्लेन। अब डायगोनल प्लेन पे एक तो ये कॉर्नर सेटम आ गया, ये कॉर्नर सेटम आ गया, ये कॉर्नर सेटम आ गया, और ये कॉर्नर सेटम आ गया। कितने कॉर्नर सेटम आ गए, 4 तो कॉर्नर सेटम आ गए। क्या कोई फेस सेंटर्ड एटम आ रहा, फेस नहीं आ रहा, दीवार का कोई भी सेंटर इसमें नहीं आ रहा है, ये रहा, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ कॉर्नर्स पे भी कौन है, ए। तो देखिए यहाँ भी कौन है, कॉर्नर्स पे कौन है, ए, कॉर्नर्स पे कौन है, ए, कॉर्नर्स पे कौन है, ए, और कॉर्नर्स पे कौन है, ए, ठीक है। और फेस डायगोनल पे भी कौन है, देखिए ए कहाँ रखा गया, FCC मतलब ईच कॉर्नर्स एंड बोथ फेस सेंटर्ड, और ये है फेस सेंटर्ड, तो ये भी ए होगा। देखो इस फेस का सेंटर है, और ये भी होगा फेस सेंटर, तो ये भी होगा। तो कितने ए हट गए जी हमारे पास से, 6 हट गए, 4 तो कॉर्नर्स वाले और 2 फेस वाले। दोनों का देखिए, कॉर्नर्स वालों का हटना अलग बात है और फेस वालों का हटना अलग बात है, क्योंकि दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। चलिए बात कर लें किसकी, यहाँ देखिए, तो ए एटम क्या आता है, ए ने क्या बनाया था, FCC का मतलब है ए कहाँ रखे थे, ईच कॉर्नर्स पे और हर एक फेस सेंटर्ड पे। तो कॉर्नर्स पे तो कितने थे, 8, मगर 8 में से 4 तो कॉर्नर्स वाले रिमूव हो गए जब मैंने क्या कर दिया, एक डायगोनल प्लेन पे से जितने भी एटम है वो सब हटा दिए। तो 8 में से कितने बचे, सिर्फ 4 बचे, और कॉर्नर्स वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता कितना है, 1/8। तो हमारे पास ए एटम कॉर्नर्स पे कितने थे, 8, मगर 8 में से 4 ए एटम रिमूव हो चुके हैं, और रिमूव हो गए तो कितने बचे होंगे, 4, और एटम्स वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता कितना है, 1/8। तो इतने तो आ गए जी कॉर्नर्स एटम से। प्लस अभी किस पे, ए किस पे गया, फेस सेंटर्ड पे भी गया है।
कितने फेस हैं अगर मैं बात करूं तो फेस है मेरे पास 6 फेस में से 2 फेस के एटम चले गए, तो कितनी फेस के एटम बचे? 4 फेस के। और एक फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता कितना है? देखिए 4 फेस एटम बचे और एक फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। तो टोटल एटम ए फेस से कितने निकल कर आ गए? 2। तो 2 एटम फेस से आ गए निकल के, टोटल 4 एटम बचे थे फेस पे, क्योंकि 2 तो चले गए थे, तो 4 बचे। और फेस वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कितना? 1/2। तो सोल्व कर लेंगे, कितना आ गया? 2। तो ये तो हो गए ए एटम। बात करें बी की, बी कहाँ रखे गए थे? ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पे। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कहाँ होते हैं? एज पे होते हैं और बॉडी सेंटर्ड पे होते हैं। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कहाँ कहाँ आया? एक तो क्या आ गया? बॉडी सेंटर्ड पे, और एक ये एज एज एज। कितनी एज होंगी? ये 4 एज होंगी। एज के सेंटर पे होगा, तो एज के सेंटर पे कौन कौन सी? एक तो ये वाली एज आई, तो इसके सेंटर पे ये हो गया बी। एक ये वाली एज आई, तो इसके सेंटर पे हो गया बी। ये एज नहीं है, ये तो फेस डायगोनल है, एज ये है। आगे बात समझ में? तो ये बी होगा और ये बी होगा। तो कितने एज? एज कितनी थी? 12। 12 में से 2 एच के एटम भाग गए, तो कितने बचे? 10 के। और इंटू डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 4, क्योंकि एज वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 4। अभी जो बॉडी डायगोनल है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स हैं वो कहाँ थे? एज पे थे। तो एज वाले थे 12। 12 में से 2 तो रिमूव हो गए, देखो एक ये और एक ये, तो कितने बच गए थे? 10। मगर ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स बॉडी सेंटर्ड पे भी तो होता है, मगर बॉडी सेंटर वाला तो इस प्लेन में अंदर आ गया, अंदर आ गया, तो ये भी खत्म। तो बस बॉडी सेंटर्ड वाला बचा ही नहीं। तो उनने कहा था कि जो बी है वो कहाँ गए थे? सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स एक्यूपाई कर लिए थे। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कहाँ थे? एक तो बॉडी सेंटर्ड पे होता है, और बॉडी सेंटर्ड वाला जो बी है वो तो इस प्लेन में आ गया होगा, तो वो तो हटा दो। बचे कितने? 12 एज सेंटर वाले, और 12 एज में से कितनी एज आ गई? सिर्फ 2 आ गई इसमें। ठीक है, ये एज नहीं होंगी, ये एज है। ये देखो, ये तो क्या है? फेस डायगोनल है। तो 2 एज, 12 में से 2 चले गए इस प्लेन में, तो कितने बचे होंगे? 10। और एज वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता कितना है? 1/4। अब बात करें किसकी? सी की। सी कहाँ गए हैं? टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। और इसमें कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स आ गए? देखिए एक बॉडी डायगोनल ये और एक बॉडी डायगोनल ये, 2 बॉडी डायगोनल इसके अंदर आ गए, और 2 बॉडी डायगोनल इसके अंदर आ गए, तो 4। एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होते हैं? 4। एक बॉडी डायगोनल पे क्या होते हैं? 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसके 2 बॉडी डायगोनल इस प्लेन में आ गए, तो कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स चले गए? 4। और होते कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स? 8 होते हैं। तो एफसीसी में क्या होंगे? 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगे, 4 इसमें चले गए, तो बचे 4। और कॉन्ट्रीब्यूशन इनका टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स का कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि क्यूब के क्या होते हैं? अंदर पाए जाते हैं, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। बस बात खत्म हो गई। तो ए का फॉर्मूला निकालिए, यहाँ से कितना बचा? ये 1/2। तो 1/2 + 2 कितना हो गया? 2.5। यहाँ से 10/4, तो ये भी कितना आ गया? 2.5, और ये हो गया 4। अब इसे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल करना रेसो, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8। तो बस फॉर्मूला कितना हो गया? तो अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो जाएगा A5 B5 और C8। नेक्स्ट, ये कह रहा है इन ए सॉलिड हैविंग NaCl स्ट्रक्चर। एक सॉलिड है जो NaCl टाइप स्ट्रक्चर रखता है। ए एटम फॉर्म CCP। जो ए एटम है वो तो क्या बना रहा है? CCP। बी एटम आर इन द ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, और जो बी एटम है वो कहाँ गया? ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में। If all the face centered atom along one of the axis are removed, फेस सेंटर्ड के एटम रिमूव कर दिए गए, कौन से वाले? जो एक एक्सिस पे आते हैं। कोई सी भी एक एक्सिस खींचो, तो कोई सी भी एक एक्सिस क्या होगी? मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई और जेड, तो एक एक्स एक्सिस दो दीवारों से पार हो जाएगी, 2 दीवारों के सेंटर से पार हो जाएगी, इस बाकी 4 बच जाएंगी। तो इन दो दीवारों के सेंटर वाले एटम क्या हो जाएंगे? रिमूव। चलिए, तो बी कहाँ गए थे? फेस सेंटर्ड पे गए थे। बी कहाँ गए थे? ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पे। एंड ऑल द फेस सेंटर्ड एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, देन फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है जी कंपाउंड का। तो देखिए, जो हमारे पास सॉलिड है उसमें किस टाइप की स्ट्रक्चर है? NaCl टाइप की। और वो कह रहा है जो ए एटम है वो तो क्या बनाता है? CCP, मतलब फ्रेम बना दिया होगा। और जो बी एटम है वो कहाँ गया है? ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पे। बी एटम आर इन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। इफ ऑल द फेस सेंटर एटम अलोंग द वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो देखिए, ए कहाँ है जी? CCP बना रहे हैं। CCP मतलब FCC। CCP मतलब FCC। FCC कब बनती है? जब एटम कहाँ होंगे? ईच कॉर्नर्स पे और हर एक फेस सेंटर्ड पे।
कॉर्नर्स कितने होते हैं 8 और फेस कितनी होती हैं 6। मगर ये कह रहा है किसी एक एक्सिस हमने खींची जो क्या कर रही है उसके फेस सेंटर से पास हो रही है, और इस एक्सिस पे आने वाले जितने भी फेस सेंटर एटम है वो सब रिमूव हो गए। तो जब मैं कोई एक्सिस खींचूंगा तो दो दीवारों से पास होगी, दो फेस से, तो उसके दो फेस सेंटर हट जाएंगे। तो फेस वाले जो एटम थे कॉर्नर्स वाले थे 8, वो तो 8 के 8 वैसे ही रहेंगे। और जो फेस वाले कितने थे 6, उन 6 में से कितने रह जाएंगे, उन 6 में से 2 गायब हो जाएंगे, तो 4 बचेंगे। देखिए तो ए कहाँ थे 8 तो हो गए कॉर्नर्स पे, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 1/8 प्लस 6 कहाँ थे फेस पे, मगर 6 में से 2 रिमूव हो गए तो कितने बचे 4, और फेस वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो ये तो हो गए ए एटम। गिन लीजिए कितने हो गए, 8 से 8 कट करेंगे तो 1 तो यहाँ से आ गया, और 2 से ये 4 कट होगा तो 2, तो 2 यहाँ से, तो 1 और 2 कितने आ गए 3 आ गए, तो ए तो आ गए 3। बात करें किसकी, बी की। बी कहाँ गया है, बी का है बी एटम आर एट द ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स। ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स कितने होंगे, एफसीसी में कितने एटम होते हैं 4, तो जितने एटम होंगे उतने ही क्या बने होंगे ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स, और सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स बी ने भर लिए। तो 4 थे, चारों के चारों बी ने भर लिए होंगे, तो बी कितने होंगे 4। तो ए कितना हो गया 3, बी कितना हो गया 4, तो फॉर्मूला हो गया A3B4। क्लियर होगी बात, ये बात समझ में आ गई। ये 8 एटम हो गए कॉर्नर्स वाले, और कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया उनका 1/8 प्लस बाकी 6 एटम कहाँ होंगे फेस सेंटर्ड पे। और फेस सेंटर्ड पे क्यों होंगे, क्योंकि ए क्या बना रहा है एफसीसी, एफसीसी का मतलब कॉर्नर्स पे होंगे एटम और फेस सेंटर्ड पे। 8 तो हो गए कॉर्नर्स पे और 6 हो गए फेस सेंटर्ड पे, मगर 6 फेस सेंटर्ड में से 2 क्या हो गए रिमूव हो गए, तो कितने बचे होंगे 4, और फेस सेंटर्ड वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। बस सोल्व करिए, 1 तो यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, तो कितना हो गया ये 3, तो ए कितने आ गए थे जी 3, और बी कितने हो गए थे 4। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है क्रिस्टल डिफेक्ट। अगर हम बात करें क्रिस्टल डिफेक्ट की, क्रिस्टल डिफेक्ट क्या है, किसी भी सॉलिड के अंदर डिफेक्ट सॉलिड अगर हम बात करें तो डिफेक्ट सॉलिड क्या होगा। देखिए 3 तरीके के डिफेक्ट सॉलिड होंगे, एक तो स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट और एक नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट तो वो है जिसमें कैटायन एनायन का रेशो क्या रहेगा सेम, मतलब ए और बी का रेशो क्या रहेगा सेम रहेगा। नंबर ऑफ कैटायन एनायन बढ़ेंगे घट सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, मगर रेशो उनका क्या रहेगा सेम रहेगा। अगर जैसे मान लीजिए कैटायन 8 थे एनायन भी 8 थे तो रेशो कितना था 1:1। अब कैटायन भी 6 रह गए और एनायन भी 6 हो गए, तो अब भी रेशो कितना है 1:1। मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन क्या होंगे मिस होंगे। मिस हो आए या जाए इससे मतलब नहीं है, मेन मतलब है कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रहेगा सेम रहेगा। जिससे स्टोइचोमेट्रिक सेम रहेंगे तो इसे बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। और जिसमें स्टेचोमेट्रिक इफेक्ट सेम ना रहे, स्टेचोमेट्रिक जो रेशो था वो क्या हो जाए चेंज हो जाए पहले से, जो पेरेंट्स मॉलिक्यूल है उस पेरेंट्स मॉलिक्यूल में जो कैटायन एनायन का जो रेशो है वो रेशो वैसा का वैसा ही रहे डिफेक्ट आने के बाद भी, तो वो कहलाएगा स्टेचोमेट्रिक। और जो डिफेक्ट आने के बाद वो रेशो क्या हो जाए चेंज, तो वो कहलाएगा नॉन स्टेचोमेट्रिक। ठीक है, अब इसमें भी स्टेचोमेट्रिक में भी 2 होंगे, एक शॉर्ट के डिफेक्ट और एक फ्रिंकल डिफेक्ट। शॉर्ट के डिफेक्ट में तो क्या होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन क्या हो जाते हैं जनरेट, मतलब वैलेंसी जनरेट हो जाते हैं। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन क्या हो जाएंगे मिस, और जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस हो जाएंगे तो इसमें मास कम हो गया होगा, तो डेंसिटी क्या हो गई होगी घट गई होगी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी मिस नहीं होता, कोई बस क्या होता है कैटायन कैटायन अपनी पोजीशन से निकल के कहां भाग जाता है बॉयड्स के अंदर। मतलब जो कैटायंस है वो अपनी लैटिस पॉइंट से निकल के कहां चला जाता है बॉयड्स के अंदर चला जाता है, तो इसे बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। इसमें डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ये कब पीरियड होता है जब कैटायन निकल के बॉयड्स में जाए, तो इसका मतलब कैटायन का साइज क्या होना चाहिए छोटा और एनायन का साइज क्या होना चाहिए बड़ा। जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना बॉयड का साइज बढ़ जाएगा, और कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी आराम से क्या हो सकता है किसमें जा सकता है बॉयड्स के अंदर जाके फिट हो सकता है। तो फ्रिंकल डिफेक्ट में क्या होता है, पहली बात तो कैटायन एनायन रिमूव नहीं होते, उसी के अंदर रहते हैं, बस कैटायन अपनी लैटिस पॉइंट से निकल के बॉयड्स के अंदर चला जाता है, तो इसमें डेंसिटी का कोई चेंज नहीं होता, मगर उसमें डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ये जनरली कब पाया जाएगा, जब कैटायन का साइज छोटा हो और एनायन का बड़ा हो, जिससे कैटायन आराम से क्या हो जाए बॉयड्स के अंदर फिट हो जाए। तो इसमें कैटायन एनायन के बीच में रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए लार्ज होना चाहिए, उस टाइप के कंपाउंड में पाया जाता है। मतलब इसमें ये किस में पाया जाएगा, जहां पे कैटायन एनायन का रेशो क्या हो बड़ा हो, मतलब उनके बीच में गैप क्या हो स्मॉल हो, तो उस टाइप के कंपाउंड में पाया जाता है। चलिए खैर, दूसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है कि कोई भी दूसरा अनोदर एटम क्या कर दिया जाए, इसमें अनोदर एटम क्या कर दिया जाए इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो उसे बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट या कह सकते हैं यानी कि इंटरनल
इज मिक्स्ड, मतलब एक्सटर्नल कोई भी इसमें क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, अनोदर बाहर से कोई भी अनोदर सब्सटेंस क्या कर दिया जाए, मिक्स, तो वो क्या हो जाती है, इम्प्योरिटी। जैसे पी टाइप में एन टाइप, एन टाइप में पी टाइप, वो इस टाइप के डिफेक्ट इसमें भी आते हैं। वो सेमीकंडक्टर में फिजिक्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, वहां पे लेक्चर वो डल गए, वहां पे देख लेंगे पी टाइप और एन टाइप। अब इसमें बात करें नॉन स्टेचोमेट्रिक में, नॉन स्टेचोमेट्रिक में जो रेशो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, या तो कैटायन बढ़ जाएंगे या एनायन। तो मेटल एक्सिस, मेटल बढ़ जाए एनायन उतने ही रहे, तो जब मेटल बढ़ जाएंगे तो इनका रेशो बढ़ जाएगा, इनका रेशो उतना का उतना ही रहेगा। तो स्टेचोमेट्रिक क्या हो जाएंगे, चेंज, किससे, पेरेंट्स मॉलिक्यूल से। या मेटल डेफिशिएंसी, या मेटल को क्या कर दो, कम। एनायन शिफ्ट नहीं होता, ध्यान रखिए, कैटायन, या तो कैटायन बढ़ जाएंगे या एनायन क्या हो जाएंगे, या तो कैटायन क्या हो जाए, एक्सिस में आ जाए, या मेटल क्या हो जाए, डेफिशिएंसी में आ जाए। देखिए क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी से देख लीजिए। ये कह रहा है कोई भी जो अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकलों का जो परफेक्ट अरेंजमेंट है होता है, उसमें कोई भी इरेगुलरिटी आ जाए, कोई भी डिक्लेशन आ जाए, कोई भी डिपेक्चर आ जाए, मतलब कोई भी कमी, जो परफेक्ट अरेंजमेंट था कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकलों का, उसमें कोई भी डिफेक्चर आ जाए, कोई भी इरेगुलरिटी आ जाए, कोई भी डिक्लेशन आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट। जो डिफेक्ट हैं वो दो टाइप के होंगे, एक तो पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। ये लाइन डिफेक्ट हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट क्या है, अगर इरेगुलरिटी डिफेक्ट जनरेट हो जाए किसी भी सर्टेन पॉइंट पे, जो लेटिस पॉइंट है वहाँ का कोई भी एटम मिस हो जाए, वो तो क्या कहलाएगा, पॉइंट डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट क्या है, इरेगुलरिटीज या डेविएशन कोई भी क्रिएट हो जाए किसी लाइन में या किसी रो में, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा लाइन डिफेक्ट। पूरी एक रो में कोई चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाता है, लाइन डिफेक्ट। और किसी पॉइंट पे क्या हो जाए, कोई इरेगुलरिटी जनरेट हो जाए, तो वो कहलाएगा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट ही हमें आगे पढ़ना है। स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या था, जिसमें स्टेचोमेट्रिक जो रेशो है वो बिल्कुल रिमेन सेम, मतलब नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन का जो रेशो है अगर वो सेम रहे तो क्या कहलाएगा, स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या था, जो स्टेचोमेट्री थी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो पेरेंट्स एटम की जो स्टेचोमेट्री है उससे क्या हो जाएगी, डिफेक्ट सॉलिड की स्टेचोमेट्री क्या हो जाएगी, चेंज। इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करें तो ये कह रहा है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कैटायन of one metal replaced by the higher oxidation state of cation of another metal। एक लो ऑक्सीडेशन स्टेट का कैटायन क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए किसी अनोदर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कैटायन से, तो उससे क्या होती है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए इम्प्योरिटी होती तो बाहर से है, मगर होगी तो उस सॉलिड के अंदर, तो इसलिए इस इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, इंटरनल इम्प्योरिटी। ठीक है, मतलब अंदर जाके इम्प्योरिटी हुई, मतलब अंदर कमी आई। चलिए ये दूसरा कह रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज मेंटेन। जो क्रिस्टल है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा क्या रहती है, मेंटेन रहती है, किसमें, पॉइंट डिफेक्ट। और ये सब पॉइंट डिफेक्ट है। कौन सा, स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में हमेशा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज रिमेन सेम। तो कह सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल होगा टोटल नेगेटिव चार्ज के, हमेशा उसमें क्या है, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल रिमेन कांस्टेंट, और वॉल्यूम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये ऐसा सोचते हैं, मतलब एटम आ जा सकते हैं मगर फ्रेम में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रेम वैसा का वैसे ही रहेगा। तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखिए अब स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट में दो टाइप के हैं, शॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। इन्हीं के बारे में जनरली पूछता है। शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होंगी, वैकेंसी जनरेट हो जाएंगी, मतलब कुछ कैटायन और कुछ एनायन क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। बस नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो रिप्लेस है उनकी संख्या क्या रहेगी, बराबर, तभी वो स्टेचोमेट्री क्या रहेगी, सेम। तो जितने कैटायन उतने ही एनायन क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, जिससे वैकेंसी क्या हो जाएंगी, जनरेट, मतलब वो लेटेस्ट पॉइंट खाली हो जाएंगे। तो ये कह रहा है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयंस इन फ्रॉम द आयंस। तो ये कह रहा है आयंस क्या होंगे, कुछ आयंस, कुछ कैटायन, कुछ एनायंस क्या हो जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, जिससे वैकेंसी जनरेट होंगी। दूसरा कह रहा है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज। जब कुछ कैटायंस एनायंस भाग जाएंगे, कुछ मेटल्स, कुछ एलिमेंट भाग जाएंगे, तो मास क्या हो जाएगा, कम, मगर वॉल्यूम उतना रहेगा। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास हो गया कम तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम। किसमें, शॉर्ट के डिफेक्ट में। इन जनरली सो बाय द हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। किस टाइप की सॉलिड क्या करते हैं, ये शॉर्ट के डिफेक्ट दिखाते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली क्या हो, हाई हो। इस ये कह सकते हैं स्मॉल साइज, ये कह रहा है कैटायन एनायन के बीच में जो साइज डिफरेंस है वो क्या हो, स्मॉल हो, जैसे NaCl KCl AgBr ETC। ठीक है,
तो किस टाइप में क्या होगा, तो शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट होगा, इसमें वैकेंसी जनरेट हो जाती है। कैसे, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन क्या हो जाएंगे, रिप्लेस, जिससे क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और किस टाइप के कंपाउंड में पाया जाता है, जहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई, मतलब 6 हो या 8 हो, ठीक है। और किस टाइप के कंपाउंड में पाया जाएगा, जिसमें जिसके कैटायन एनायन में साइज गैप क्या होगा, साइज गैप क्या होगा, स्मॉल होगा। जैसे तो यहाँ से कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन इस टाइप से अरेंज है ये। तो यहाँ से कुछ कैटायन, यहाँ से अगर कैटायन मिस हो गया तो यहाँ से एनायन मिस हो गया, जिससे क्या हो गई, वैकेंसी जनरेट होगी। हाँ, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन क्या होंगे, मिस। अगर मान लीजिए पहले कैटायन कितने थे, 20, और एनायन कितने थे, 20, दो कैटायन मिस हो गए तो दो एनायन भी मिस हो जाएंगे। तो रेशो अगर पहले 20:20 था तो अब 18:18 रहेगा। तो अभी भी पहले भी 1:1 और अभी भी 1:1, तो स्टोइचोमेट्रिक चेंज नहीं होगी। बात करिए फ्रिंकल डिफेक्ट में। फ्रिंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें कोई भी कैटायन एनायन लैटिस साइड से मिस नहीं होता, इंटरनल अपनी पोजीशन को क्या कर देता है, वो चेंज। एक कैटायन क्या करेगा, अपनी लैटिस पॉइंट से रिमूव होके बोइड्स के अंदर चला जाता है। जैसे यहाँ पे कैटायन था तो ये कैटायन यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, बोइड्स के अंदर। अब ये कैटायन बोइड्स के अंदर जब जा सकता है जब इसका साइज क्या हो, छोटा, और एनायन का साइज और बोइड्स का साइज क्या हो, बड़ा। बोइड का साइज बड़ा जब होगा जब एनायन का साइज बड़ा हो, और ये कैटायन इस बोइड्स के अंदर फिट जब होगा जब इसका साइज छोटा हो। तो जनरली किस टाइप का कंपाउंड में पाया जाता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो, या कह सकते हैं कैटायन एनायन के बीच में साइज डिफरेंस क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर वालों में पाया जाएगा, वो हाई वालों में। और यहाँ पे कैटायन एनायन के बीच में साइज गैप क्या होना चाहिए, बड़ा, और वहां क्या होना चाहिए, स्मॉल। इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी क्योंकि कुछ आयंस रिप्लेस हो गए थे। इसमें डेंसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि आयंस इसी लैटिस के अंदर है, बाहर नहीं निकला। तो इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता। तो आगे बात समझ में, जैसे एग्जाम्पल है जेड यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, और ठीक है, और इनके बीच में साइज डिफरेंस भी क्या होगा, लार्ज। एक ध्यान रखिए, एजीबीआर एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या करता है, शॉर्ट के डिफेक्ट भी दिखाता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी दिखा देता है। कौन, एजीबीआर शो द बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट। और एक और खास बात है, जो जैसे फर्स्ट ग्रुप के NaCl KCl, ये फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल है, कह सकते हैं एल्कली जो मेटल्स हैं, उनके हैलाइड जनरली फ्रिंकल डिफेक्ट नहीं दिखाते। क्यों, क्योंकि इनके कैटायन का साइज क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप के जो कैटायन्स हैं उनका साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने की वजह से वो लैटिस साइड में या बॉइड्स के अंदर फिट नहीं हो सकते, और बॉइड्स के अंदर स्लिप नहीं हो सकते, तो वो फ्रिंकल डिफेक्ट नहीं दिखा सकते। अब देखिए नॉन स्टेचोमेटिक डिफेक्ट, जिसमें रेशियो क्या हो जाए, चेंज हो जाए कैटायन एनायन का पहले से कंपैरिजन। तो जैसे ये दो तरीके से हो सकता है। तो मेटल एक्सिस मतलब मेटल की अधिकता हो जाए। अब मेटल एक्सिस कैसे होंगे, हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ एनायन से। अब नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो कैटायंस को आप बढ़ा दो तो ज्यादा हो जाएंगे, या एनायन को आप घटा दो। तो ये एनायन के घटाने वाला है, तो K प्लस कैटायन इज मेटल। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एनायन रिप्लेस हो जाएगा, और एनायन जहां से रिप्लेस होगा वहां पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड। तो जहां से एनायन निकल के भागेगा वहां पे एक वैकेंसी क्या होगी, जनरेट, और उस पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहे, और इसी बोलते हैं एब्सेंटर। और ये जो डिफेक्ट है ये कहलाएगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और इसमें क्या होंगे, एब्सेंटर जनरेट होंगे। और ये अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये एनायन यहां आ गया तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, ये एनायन यहां पहुंच गया तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। तो ये विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रॉन इधर उधर डीलोकलाइज होता रहता है, जिसकी वजह से जो सॉलिड है वो कैसे हो जाते हैं, कलर्ड। तो सॉलिड में जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू एब्सेंटर। क्लियर होगी बात। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द एब्सेंटर फॉर्मेशन। तो एब्सेंटर इज, ये कह रहा है एब्सेंटर रेस्पॉन्सिबल है किसका, या कह सकते हैं इम्प्योर रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कलर टू द क्रिस्टल। तो क्रिस्टल जो कलर होते हैं किसकी वजह से, एब्सेंटर की वजह से। तो एब्सेंटर क्या है, एब्सेंटर एक वैकेंसी है, एनायन की वैकेंसी ट्रैप्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एब्सेंटर। जैसे LiCl है, इसका कलर पिंक होगा, NaCl है, इसका येलो कलर होगा, KCl है, इसका वॉयलेट कलर होगा। तो रीजन क्या है, ये विजिबल लाइट को कैप्चर करके इसके अंदर क्या करते रहते हैं, इधर डीलोकलाइज करते रहते हैं, जिससे रेडिएशन होगा तो कलर आएगा। नेक्स्ट, मेटल एक्सिस ड्यू टू द इंटरेस्टियल पोजिशन एक्यूपाई बाय द कैटायन। अब के मेटल एक्सिस दो तरीके से मैंने बताया था, एक तो एनायन को रिप्लेस कर दिया तो एब्सेंटर हो गया, या एडिशनल एक कैटायंस रख दिया हमने। सब कुछ वैसा का वैसे ही रहा, मगर एक एडिशनल हमने क्या रख दिया इसके अंदर, कैटायंस रखा है। और कैसे, तो कह रहा है मेटल एक्सिस ड्यू टू द, ये कह रहा है इंटरनल पोजीशन एक्यूपाई बाय द कैटायन। किसी कैटायन को यहां पे क्या रख दिया है, अंदर ट्रैप्ड कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा,
इस केस में क्या होगा, यहां पे अगर हम बात करेंगे, कह रहा है इंटरस्टियल पोजीशन एक्यूपाई बाय द कैटायन। कैटायन क्या करेगा, इंटरस्टियल पोजीशन क्या कर लेगा, एक्यूपाई कर लेगा। एक एडिशनल कैटायन इसमें रख दिया। जब एक एडिशनल कैटायन रखेंगे तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन भी रखना पड़ेगा, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहे, क्योंकि जितने भी पॉइंट डिफेक्ट हैं वो इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इसमें डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई होगी। उसमें भी डेंसिटी क्या हो गई होगी, घट गई होगी, क्योंकि वहां से एटम निकला और इसमें एटम रखा है। तो इस केस में डेंसिटी बढ़ गई होगी, उस केस में डेंसिटी घट गई होगी। तो हमने मेटल एक्सिस का केस देख लिया। या तो मेटल एनायन को घटा दो तो मेटल बढ़ जाएंगे, या आप मेटल को बढ़ा दो रियल में। चलिए, अब है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल को क्या कर दें, कम कर दें। तो उसमें क्या होगा, जैसे हम क्या करें, किसी भी ये कह रहा है 2A+ इज रिप्लेस बाय द 1A+ आयन। हमने 2A+ निकाल दिए और एक 1A+ रख दिया। जैसे ये A+B-A+B- का था, तो हमने क्या करे, 2A+ तो निकाल दिए। तो जब 2A+ निकाले तो 2 बैलेंसी खाली हो गई, और वहां पे क्या रख दिया, एक A+2 रख दिया। +1 वाले 2 निकाल दिए और एक +2 वाला 1 रख दिया। तो 2A+ वाले रिप्लेस हो जाएंगे किससे, एक A+2 से। तो यहाँ पे एक जगह आ जाएगा, एक वैकेंसी क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। एक वैकेंसी क्या रह जाएगी, खाली। तो उस केस में क्या करा है कि 2A+ इज रिप्लेस बाय द 1A+2। A+2 1 कैटायन, वैकेंसी क्या हो जाएगी, फॉर्म, जिससे क्या हो जाएगी, एक कैटायन वाली वैकेंसी खाली रह जाएगी। जैसे हम क्या करें, Fe+2 को हटा के क्या रख दें, Fe+3, मगर इस तरीके से रखेंगे जिससे चार्ज क्या रहे, बैलेंस। जैसे अगर हम क्या करें, Fe, यहां देखिए, अगर मैं Fe+2 को रिप्लेस करूं किसके थ्रू, Fe+3 के थ्रू, तो अगर मैं क्या करूंगा, 3 Fe+2 निकालूंगा तो 3 Fe+2 का मतलब +6 चार्ज। तो कितने रखने पड़ेंगे मुझे, 2 रखने पड़ेंगे, जिससे अगर +6 निकाल रहा हूं तो +6 एंटर आना चाहिए। तो कितने एटम गए, 3, तो कितने खाली होंगे, 3 खाली होंगे। और ये कितने आए, 2, तो इसको भर लेगा, इसको भर लेगा, एक खाली रह जाएगा। इसे बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर, जिसमें क्या होगा, लो ऑक्सीडेशन वाले रिप्लेस हो जाएंगे किसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से। जैसे FeO है, तो FeO में क्या होगा, अगर हम बात करें O-2 और Fe+2, तो ये पूरा सॉलिड कंपाउंड था। अब इसमें क्या कर दिया, इसमें Fe+2 वाले कुछ निकाल के +3 वाले रख दिए, जिससे अब इनका रेशो इक्वल नहीं रहेगा। ये भी 1 था, ये भी 1 था, ये भी अगर 100 थे तो ये भी 100 थे, मगर अब क्या हो गया, रेशो कम हो जाएगा। क्या, क्योंकि इसमें कुछ +2 से हटके क्या हो गए, +3 आ गए। +3 आ गए तो कुछ स्पेस खाली हो गए होंगे, और कुछ स्पेस खाली हो गए होंगे तो रेशो क्या हो गया होगा, बदल गया होगा। अगर अब ये 100 होंगे तो वो कितने होंगे, 94। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 3, अगर हम बात करें 3 Fe+2 रिप्लेस हो जाएंगे किससे, 2 Fe+3 से। एंड और क्या हो जाएगा, 1 कैटायन वैकेंसी क्या हो जाएगी, जनरेट। नेक्स्ट, डेंसिटी के बारे में नहीं कह सकते, डेंसिटी बढ़ भी सकती, घट सकती। क्या हो सकती है वैसे बताइए, डेंसिटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि 3 एटम गए और 2 आए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या है, जैसे हम क्या करें, ये कह रहा है एडिशन ऑफ SrCl2 का स्मॉल अमाउंट ऐड कर दे किसमें, मोल्टन NaCl में। SrCl2 का थोड़ा सा एडिशन कर दिया SrCl2 का स्मॉल अमाउंट में, किसके अंदर, इन मोल्टन NaCl। तो इसमें क्या होगा, 2NaCl अगर मार्क करेंगे, Na पे कितना चार्ज है, +1, और Sr पे कितना चार्ज आएगा, +2, क्योंकि 2 Cl लगे हैं। तो 2 Na+ रिप्लेस हो जाएंगे एक Sr+2 से। तो रिप्लेस बाय द, तो ये कह रहा है कि 2 Na+ रिप्लेस बाय द Sr+2, 1 कैटायनिक वैकेंसी इज फॉर्म्ड। तो ये भी इंप्योरिटी डिफेक्ट है। ये कह रहा है डेफिशिएंसी, ये कह रहा है डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल में बी डिक्रीज इंक्रीज। इसमें डेंसिटी बढ़ भी सकती, घट भी सकती, क्योंकि डिपेंड हो। अगर हम बात करें 2 NO का मास, 2 Na का मास एक Cr से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। मतलब 2 जाने वाले कैटायन का मास और एक आने वाले कैटायन के मास में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो डेंसिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और सेम इसी टाइप से इम्प्योरिटी डिफेक्ट में फिर आता है P टाइप, N टाइप सेमीकंडक्टर। वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है 12th फिजिक्स का सेमीकंडक्टर, वहां पे आप देख लीजिएगा N टाइप और P टाइप। देखिए, फाइंड द, ये कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इन Fe0.95O। इस, ये डिफेक्ट सॉलिड है क्या, वो कौन सा है, नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट सॉलिड है। इसमें कह रहा है कि इसमें हमें क्या बताना है, परसेंटेज बताना है, परसेंटेज ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज। कितनी परसेंटेज कैटायन वैकेंसीज जनरेट हो गई। वैकेंसी तो जनरेट होगी कैटायन की। अभी आपने देखा, अगर मान लीजिए 3 Fe+2 निकालूंगा तो क्या होगा, 2 Fe+3 आएंगे।
ठीक, तो उसमें क्या होगा, एक कैटायन वैकेंसी जनरेट होगी। तो कह रहा है अगर इस टाइप का मॉलिक्यूल्स है तो इसमें कितने परसेंट कैटायन वैकेंसी जनरेट हो गई होगी। तो सुनिए, पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि कितने परसेंट Fe+2 है, कितने परसेंट Fe+3 है। मगर जो आया है वो कौन है, +3। तो देखिए हमारे पास ये है, अगर मैं मान लूँ इसमें से अब ये क्या होगा, अगर ये पूरा पूरा इक्वल होता है, एक Fe और एक O, तो ये होता है -2 में और वो होता है +2 में, ओवरऑल न्यूट्रल होता। मगर अब ये -2 में है तो इसका कुछ पार्ट -2 में होगा और कुछ +3 में, क्योंकि कुछ +2 में होगा और कुछ +3 में, तभी इसको बैलेंस कर पाएगा। क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन कितने होंगे 100, तो ये कितने होंगे 95। अगर ये माइनस का 2 वाले 100 हो और प्लस के 2 वाले 95 हो तो चार्ज बैलेंस नहीं होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ +3 वाले होंगे। चलिए मान लेते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर जो Fe+2 वाले हैं वो Fe+3 वाले हैं वो कितने हैं, x। +3 वाले x हैं तो +2 वाले कितने बचे होंगे, 0.95 - x। अब पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो हर एक एटमों का ऑक्सीडेशन नंबर सम क्या होगा, 0। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि Fe+3 वाले तो कितने हो गए, x, और Fe+2 वाले कितने हो गए, 0.95 - x, और O-2 वाले कितने हैं, 1। मगर नेट चार्ज का क्या है, 0। तो देखिए +3 वाले कितने हो गए, x, +2 वाले कितने हो गए, 0.95 - x इंटू 2, और -2 वाले कितने हो गए, 1। नेट सम क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन सम, इस पूरे मॉलिक्यूल का नेट ऑक्सीडेशन सम क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये। यहां से हम सोल्व करें तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई 0.1। तो ये x किसकी वैल्यू है, Fe+3 की। तो +3 कितना हो गया, तो +3 की अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो कितना है, आया कितना 0.1, कितने में से, 0.95 में से। तो इसे सोल्व करूंगा तो अगर कितना हो गया ये 1000/95, तो यहां से कितना निकल के आ गया 10.56%। इतने परसेंट क्या हो गया, Fe+3 आ गया। अब वो पूछ रहा है वैकेंट वॉल्यूम, ये क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा था किसकी, परसेंटेज पूछ रहा था कैटायनिक वैकेंसी की। अब कैटायनिक वैकेंसी क्या होगी, जो Fe+3 है उसका हाफ। अब ये हाफ क्यों कर रहे हैं, जो Fe+3 की जो परसेंटेज आई उसका क्या होगा, हाफ क्या होगी, कैटायनिक वैकेंसी आएगी। तो ये कितने आ गई, इसकी हाफ हो गई। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए आ रहा है, देखिए इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करूंगा, सुनिए कैटायनिक वैकेंसी क्या होगी, अगर मैं बात करूंगा इसमें क्या होगा, एक अगर हम क्या करेंगे, जितना एक Fe क्या करेगा, Fe जितने परसेंट होगा, अगर देखिए 3 Fe गए थे, 3 Fe+2 चले गए, तो कितने कैटायन जनरेट हुए, 3, मतलब 3 वैकेंसी जनरेट हुई। इनमें 3 में से 2 में कौन आ गए, Fe+3 समझो बात को। अगर 3 Fe+2 निकाले तो 2 Fe+3 आएंगे, यही तो रिलेशन है। अब इसमें से 3 में से 2 तो ये भरे गए, मतलब 2/3 तो भर गया। और क्या हो गया इसका, तो ये कह सकते हैं अगर डबल भरे हैं तो उसका आधा, कितने एटम भर गए, कितनी वैकेंसी भर गई, 2, तो उसकी खाली कितनी रही, जितनी भरी उसकी आधी। अगर 2 भरे तो 1 खाली रहा, तो इसका मतलब जो Fe+3 की परसेंटेज है उसका आधा परसेंटेज क्या होगा, वैकेंट स्पेस होगा। क्योंकि 2 भरे हैं और 1 खाली है, तो जो खाली है वो भरने वालों का आधा है। अगर ये 2 भरे तो खाली कितना, 1, तो इसका मतलब जितनी Fe+3 की परसेंटेज है उसका आधा परसेंटेज किसका होगा, वैकेंट का। तो बस जो Fe+3 की परसेंटेज आ गई उसका आधा क्या रह गया होगा, कैटायन वैकेंसीज रह गई होगी। आधी समझ गए, क्योंकि 3 थी टोटल, 3 में से 2 भर गई, तो भरी कितनी, 2, खाली कितनी, 1, मतलब खाली जो है वो भरी हुई वाले के आधे हैं, 50%। तो जो Fe+3 की परसेंटेज आई उसका 50% क्या हो जाएगा, मतलब उसका हाफ क्या हो जाएगा, कैटायन वैकेंसीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। तो ये अब ये अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एग्जाम में लगभग आ ही चुका है, मगर इसमें वैल्यू बदल सकती हैं। जैसे ये Ni के लिए दे दिया, कुछ और दे दो, यहाँ 0.98 दे दिया, आप कुछ और दे सकता है। ये कह रहा है एनालिसिस सो द टोटल NiO हैज द फॉर्मूला। ये जो NiO है निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला वो ये है, मतलब डिफेक्ट सॉलिड है। वो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज +2। ये कह रहा है इसमें कितने परसेंट +2 एग्जिस्ट करेगा और कितने परसेंट +3। तो देखिए सेम कहानी, हमने क्या मान लिया, +3 वाले x, तो +2 वाले कितने होंगे, 0.98 - x। बस रख लीजिए, पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो नेट ऑक्सीडेशन नंबर सम क्या होना चाहिए, 0। तो +3 वाले तो कितने हैं, x, +2 वाले कितने हैं, 0.98 - x, और प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन नंबर कितनी है, -2, और इंटू है कितने, 1। तो -2 × 1 होना चाहिए, इजिकल टू नेट सम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बस अब यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ गई 0.04। तो Ni+2 कितना होगा, तो Ni+2 की हमें परसेंटेज निकालनी, Ni+, ये तो किसकी परसेंटेज आ गई, ये तो आ गया +3 का, क्योंकि x मैंने किसका माना था, +3 का।
तो प्लस 2 कितने होंगे, 0.98 में से माइनस कर देंगे x, मतलब 0.04, तो वो कितना आ गया 0.94। तो इतने फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा ni+2, तो बाकी ni+3 कितना होगा, वो तो x था ही 0.04। या परसेंटेज आप निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज निकाल दीजिए, ni+2 की वैल्यू कितनी आई 0.94 और इनिशियल था कितना 0.98, तो कितना हो गया 94/98 या 47/49, कितना आ गया 0.96। या परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 96%। और अगर ni+2 की बात करेंगे तो कितना हो गया, आ जाएगा 4%। या पूछे वैकेंसी कैटायन, तो वैकेंसी कैटायन क्या होगी, जो +3 वाले, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की परसेंटेज आएगी उसकी आधी क्या होती है, वैकेंसी। तो आधी क्या हो जाएगी, वैकेंसी केस हो जाएगा। किस केस में, +2 और +3 वाले केस में। तो इसकी परसेंटेज ni+3 की परसेंटेज आएगी 4%। तो अगर मैं कैटायन वैकेंसीज पूछूंगा तो वो 2% हो जाएगी। आ गई बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन देखिए, NaCl is dropped with NaCl dropped with 10⁻⁻⁴ mole percentage of SrCl2, then